अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में। और आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मे का दिन खासा अहम दिन होता है, बहुत अच्छा दिन होता है। हम सब लोग अपनी जो इबादत है उनका एहतमाम करते हैं, अल्लाह ताला के हुजूर दुआओं का एहतमाम करते हैं। तो आप आज यकीनी तौर पर ख़ास तैयारी होगी। साफ़ सुथरा लिबास पहनना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, खुशबू लगाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगर हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर जैसे हम शोज़ में अक्सर बात कर रहे होते हैं, अगर उसमें बात करें तो सबसे बुनियादी चीज़ जो मैं भी समझती हूँ, जो नज़र आती है, जो आप किसी को भी फर्स्ट टाइम देखकर आपको अपील करती है, आपको अच्छा लगता है, एक तो उसकी नीटनेस, क्लीननेस और आप कैसा ड्रेसअप होते हैं। ये चीज़ें हम जब कॉर्पोरेट में हो तब भी, आप पर्सनल लाइफ में हो तब भी, आप किसी से मिलने जा रहे हो तब भी, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट और मैटर करती हैं। तो हम जहाँ पर ज़ाब्ता अखलाक की बात करते हैं, जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि दीन और कुरान में आपको हर चीज़ सिखा दी गई है, तो आपको एक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक ये बहुत पहले, सदियों पहले बता दिया गया है कि आपने कैसे अपने आप को कैरी करना है। आज हम उसे बहुत मॉडर्न लैंग्वेज में पर्सोना कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, और डिफरेंट जो है ग्रूमिंग के सेशंस हम ले रहे होते हैं। तो हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ये चीज़ें बहुत बुनियादी तौर पर सिखा दी। बस बात यह है कि हमें उस पर अमल करना है। तो आज जुम्मे के हवाले से चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर करें कि जिसको हम इम्प्लाई करें अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो साफ़ सुथरे रहें, अच्छे रहें, खुशबू का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि आपकी प्रेजेंस में लोग पॉजिटिव फील करें, अच्छा फील करें। इसी के साथ आज की जो टॉप स्टोरीज है उस पर नजर डाल लेते हैं। कल हमने देखा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है वो जिना अस्पताल का दौरा किया। वहाँ पर जो मैनेजमेंट थी उसको खासा सराहा भी और ये भी कहा गया कि जो सड़क है सरफराज रफ़ीकी शहीद रोड, उसका इफ्तिताह किया गया है। तकरीबन 526 मिलियन रुपए की लागत से इस सड़क को बनाया गया है, जो कि आप देख भी रहे हैं। और ये कहा गया कि सड़कों की तामीर से जिना अस्पताल और NICVD एक ही डी है, तो वहाँ जो आने वाले मरीज़ हैं उनको सहूलत मैसर आएगी। और बिल्कुल हम ये चीज़ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अस्पतालों के अतराफ़ की जो सड़कें हैं उनका स्मूथ होना, क्योंकि जब एम्बुलेंसेज जा रही होती हैं, मरीज़ जा रहे होते हैं उसमें, तो क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं और उनको जाने में मुश्किल भी हो रही होती है। तो जब तक सड़कें स्मूथ नहीं होंगी, अच्छी बनी भी नहीं होंगी अस्पतालों के अतराफ़ में, तो यकीनन उनको शदीद मुश्किल आती है। और हमारे यहाँ जो एम्बुलेंसेज हैं, जो प्राइवेट एम्बुलेंसेज सर्विसेज हैं, उनमें तो बहुत बेहतर सूरत हाल है, लेकिन जो दीगर एम्बुलेंसेज हैं उनकी हालत भी कोई अच्छी नहीं होती। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। अगर आप इसमें सेहतमंद भी बैठ जाएँ तो आप कमर का दर्द और दीगर बीमारियों के साथ उतरेंगे, हड्डी जोड़ के दर्द के साथ। तो बहरहाल सड़कों का अच्छा हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि सड़कें बेहतर की जा रही हैं अस्पतालों के अतराफ़ में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इनाग्रेशन भी इस हवाले से किया गया। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें आदाद शुमार के मुताबिक बेहतरी आने लगी है। और ये जो सदर FCCI का ये कहना है कि निगरां हुकूमत के इक़दाम की वजह से जो आदाद शुमार है उसमें बेहतरी आई है। 1 लीटर पेट्रोल सस्ता होने से भी आवाम को रिलीफ मिलेगा, 8 रुपये सस्ता हुआ। और फिर डॉलर चूँकि अब नीचे आ रहा है, रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, तो उसके भी इम्पैक्ट्स आना शुरू हो रहे हैं। उसके अलावा निगरां सिंध सरकार ने कराची में सनतों को फ़रोग़ दिलाने के लिए अहम इक़दाम किए हैं और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सनती उमूर के लिए एक अलग से डायरेक्टरेट जो है वो कायम किया गया है। अब इसमें होगा क्या कि सनतकारों के मुतालबात पर ये इस डायरेक्टरेट को बनाया गया है। ये इनके मसाइल सुनेगा, इन मसाइल को हल करेगा और सनती मनसूबों को जो उनके प्लॉट्स हैं, उनकी चीज़ें हैं, उनको रेगुलेट करवाएगा। तो इस हवाले से भी बात होगी कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा और किस हद तक डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ चीज़ें तो बन जाती हैं, लोगों को नॉमिनेट भी कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उसका इम्पैक्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कोविड की अगर बात की जाए तो कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है JN1, उसमें भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है और नए केसेस आ रहे हैं। अस्पतालों में इस हवाले से वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं ताकि स्पेशल ट्रीटमेंट दिलवाया जा सके। तो एयरपोर्ट पहुंचने वाले तकरीबन 17 मुसाफिर हैं जिनमें इस बात की तस्दीक हो चुकी है। आज नहीं बोला जा रहा भाई, आज तो आप ही लोग बोलना शुरू कर दे, पता नहीं क्या इशू आज, कोई दिन होता है ना तो फंबल्स हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या हो रहा है, कराची में साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स और फ्लाईओवर से सियासी बैनर्स को हटाने का हुक्म दे दिया गया है। इससे पहले भी अदालत का एक हुक्मनामा जारी किया गया था कि जो जगह जगह पर पूरी शाहरा फैसल पर और अहम शाहराहों पर जो मेन बिलबोर्ड्स लगे हैं, इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे, इतनी बड़ी तादाद में प्राइवेट, उसको भी अदालती हुक्मनामे के बाद जो है वो कम किया गया था और उन्होंने कहा था कि कौन लगाने वाले हैं, इनको हटाया जाए। तो अभी भी हम जानेंगे कि शहर के अतराफ में, क्योंकि हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान जो है रिपोर्टिंग के सिलसिले में जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। इसी खबर से आगाज़ कर लेते हैं। हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाती हूँ। अयाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विशो अयाज, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र। इस मौसम में अभी तक मौसम अच्छा हो गया है, बेहतर हो गया ना, थोड़ी गर्मी हो गई।
हाँ, अब स्वेटर उतारे ना, खुद तो स्वेटर पहन के बैठे, हमें देखिए कैसे गर्मी हो रही है। सुबह के टाइम में थोड़ी सर्दी है और हाँ, उसके बाद फिर तो गर्मी ऑब्वियसली ये हमेशा से है कराची में। वैसे आप जो है ना सुबह अगर आप हुडी हुडी कोट वोट कुछ पहन के निकल जाए, थोड़ी देर बाद वो कहीं जाते हैं तो उतरा वही पड़ा होता है, तो बात यही है ना, useless हो इसलिए जाता है। सुबह का टाइम अपना थोड़ा सेव कर लें। नहीं बिल्कुल, इसलिए तो फिर क्योंकि उसके इस बाद मौसम में बीमार भी पड़ते हैं, दिमाग बीच का जो मौसम है। चेंज जब आ रहा होता है तो उसकी वजह से। तो खुर्शीद हमारे साहब भी हमारे साथ शो में है। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू। आप भी सर्दी गर्मी क्या महसूस कर रहे हैं? सुबह सुबह थोड़ी सी खुनकी होती है, वॉक करके जब वापस आते हैं ऑफिस आने के लिए भी। जो आप ऑफिस से पहले वॉक करते हैं? जी। कितने बजे आपने ऑफिस आना होता है? मैं 9 बजे आना ऑफिस। चलो भाई, फ्राइडे मोटिवेशन तो इधर से ले लिया आप लोग। अच्छा, क्या आपका रूटीन तो जरा बताएं, क्या करते हैं? मुझे आजकल ना मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं रोज़ प्लान करती हूँ कि मैं सुबह उठ के वॉक करूँ, फिर जब मैं रात में जाग रही हूँ तो मैं सोचती हूँ नहीं उठ सकती। तो क्या करते हैं खुर्शीद भाई, कैसे मैनेज करते हैं आप अपना रूटीन? जो अर्ली मॉर्निंग हमारी होती है वो नमाज फजर के बाद होती है और उसके बाद हम सोते नहीं हैं। हमारी माशाल्लाह अर्ली बहुत अरसे से रूटीन है, हमारे दादा के टाइम से ये रूटीन बनी हुई है घर की हमारे, कि फजर की नमाज के बाद कोई सोएगा नहीं, सब उठ जाते हैं। सब उठ जाते हैं। और नमाज़ पढ़कर जब वापस आते हैं तो फिर जो हमारे दीगर जो बहन भाई हैं और हम सब लोग मिलकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। और फिर इसी दौरान जो है वो स्कूल का टाइम हो जाता था हमारा, 7:30 बजे हम स्कूल चले जाते थे कार्टून देख के। कार्टून आते थे, मुस्तनसर हुसैन तारड़ जो है, घंटे के मुस्तनसर हुसैन तारड़ शो कर रहे होते थे पीटीवी का, वो होस्ट करते थे मॉर्निंग शो। और फिर हम वो कार्टून देख के फिर स्कूल के लिए रवाना हो जाते थे। तो पर बचपन से ये एक रूटीन बनी हुई थी कि नमाज फजर के बाद जो है वो नहीं सोना, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वही रूटीन बनी हुई है कि फजर के बाद अब पहले वॉक नहीं करते थे, छोटे होते थे, अब वॉक करने निकल जाते हैं पोलो ग्राउंड इस तरफ होते हुए, और फिर अच्छी वॉक करने के बाद नाश्ता लिया, नाश्ते के बाद फ़ौरन ऑफिस आ जाते हैं। फिर यानी कार्टून की जगह जो है वॉक ने ले ली। अब वॉक ने ले ली। लेकिन कार्टून से तो ना सर नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है यार, क्या याद दिला दिया आपने। सुबह सुबह इस टाइम जो है ना स्कूल जाने से पहले सब बच्चों का रूटीन होता था कि वो आधे एक घंटे कार्टून आते थे, वो सबने देख के और फिर अच्छा, मुझे नहीं मिला कभी भी वो कार्टून, क्योंकि मेरा स्कूल सुबह जल्दी देख लेते होंगे ना। नहीं, स्कूल में बहुत सारे कार्टून थे तो इसलिए हम बगैर, क्योंकि हमारा स्कूल सुबह आपको जल्दी क्यों लगता नहीं मिला कार्टून? आप कितने बजे स्कूल जाते थे भाई? हमारे स्कूल में 2 शिफ्ट थी, तो 12 बजे छुट्टी होती थी, तो सुबह 7 बजे जो है ना वो स्कूल लग जाता तो 7 बजे का जो टाइम होता था, 7 साढ़े 7 बजे कार्टून आते थे। था। 7:30 बजे आता था 7:30 बजे और 7 बजे हम स्कूल में होते थे सब बच्चे। तो उस वक्त वो जो हैप्पी होमर्स थे वो उस वक्त देख नहीं सकते थे वो, क्योंकि जो मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ते थे। तो सैटरडे को भी शायद एक दिन मिलता था, किसी दिन के वो मिल जाती थी, जुम्मे को, जुम्मे की छुट्टी होती थी उस वक्त, जुम्मा वीकेंड होता था, और सैटरडे जो है वो फर्स्ट मुस्तनसर हुसैन तारड़ ये कहते थे। कितना अपसेट फील करते होंगे ना। तो हम, हाँ, 2 दफ़ा मैंने देखा है कि जुम्मे की छुट्टी हुई है अपनी पूरी ज़िंदगी की जर्नी में। एक दफ़ा जब बचपन से थे तो जुम्मा पता था कि छुट्टी है, और दूसरा फिर आके दोबारा से एक दफ़ा हुआ कि ऐसे, क्योंकि संडे छुट्टी कर दी गई, फिर दोबारा फ्राइडे हुई। फिर फ्राइडे इसलिए ख़त्म कर दी गई क्योंकि इंटरनेशनली हम बहुत ज़्यादा 3 दिन पीछे हो जाते थे दुनिया से, तो इसके इसलिए हमें दोबारा से उसी जो दुनिया जिस डगर पे चल रही है तो अभी इतने आदी हो गए कि सैटरडे संडे। और एक हदीस का मफहूम है कि मेरी अल्लाह के नबी वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि मेरी उम्मत की जो खैर है वो सवेरे में है। बिल्कुल है। बुरी कल उम्मती फी बकूरिहा, कि मेरी उम्मत की जो खैर है वो सवेरे में है। लेकिन लोग जो है वो सुबह उठकर रिस्क तलाश करते हैं, अल्लाह ताला की रिस्क की जो बरकत होती है। और आप अपनी अगर मॉर्निंग अर्ली कर लेते हैं तो फिर आप यकीनन दूसरों से जो है वो 3 घंटे पहले जो है अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर लेते हैं। अच्छा, आपने बात की ना, बड़ी ज़बरदस्त बात है। हम फ्राइडे मोटिवेशन की बात करते हैं, मैं कोई ना कोई अपनी ज़ात के तौर से अच्छी बात करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर लोग देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को, और उसका फीडबैक मिल जाता है हमें किसी ना किसी फॉर्म के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। जानने वाले बता देते हैं कि हाँ यार ये बात हुई थी, अच्छा इसका जो आप बात करें ना 3 से 4 घंटे पहले अर्ली राइजिंग की जो बात है और कॉन्सेप्ट हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे मैंने अपने आगाज़ में कहा कि मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है। और आप कुरान को देखें, आप सुन्नत को देखें, तो आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिल रही। कपड़े पहनने का ढंग, लाइक आपको कैसे अपने बालों को कैसे संवारना, यहाँ तक तो आपको पता है। तराश कैसे सकते हैं, ख़वातीन के लिए क्या डेकोरम है, मर्दों, मतलब आपको हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, आपने कहा अर्ली राइजिंग की कॉन्सेप्ट। अब हम क्योंकि वेस्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और बहुत इंस्पायर होते हैं उनसे सो कॉल्ड, तो अब आप ये देखें कि वेस्ट में क्या हो रहा है कि वो उन्होंने 3 घंटे पहले अपने आप को पीछे करना शुरू कर दिया, बाकायदा इसको जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं। और कर कैसे रहे हैं कि जी अब हमें 4 बजे से अपना डे स्टार्ट करना है, यानी सुबह 4-5 बजे, और जिसको हम तहज्जुद कहते हैं, और जिसमें कहा भी गया है कि आप रात का आखिरी पहर है, आप वहाँ पर उठें, इबादत करें, फिर फजर तक आप बैठें और इबादत करें और फिर फजर पढ़ लें। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हम 4 बजे अपना डे स्टार्ट करते हैं और अर्ली फिनिश करते हैं।
तो क्यों? क्योंकि सनलाइट यूज हो जाती है उसमें, डे उनका लाइट एक सेविंग करते हैं ना, जो डे लाइट जिसको सेविंग daylight करते हैं, saving के फिर हिसाब से एनर्जी वो आपकी डिफरेंट होती है। अगर ऐसे आप ही। प्रॉपर स्लीप ले लें 7-8 बजे तो आपको जरूरत नहीं है, फिर आप जना आपसे 4 बजे आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। यहाँ तो जुल्म है। आप 7-8 बजे तो हम लोग शॉपिंग मॉल्स में घुस रहे आप होते हैं। 1 तो बजे यूरोप में जो है वो दुनिया हमारे ज़ाब्ते अखलाक को अडॉप्ट कर रही है और हम उसे छोड़ के पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम आप लोग तो इस टाइम सोते पे सवा जरा 4 बाजार बजे तो हैं। जाएं, कौन सी मार्केट खुली हुई मिलेगी कहाँ सिवाय पर? सब बस हाँ, पाकिस्तान में, यहाँ बिल्कुल पाकिस्तान नहीं, में। मुझे लगा आप आप में नहीं, कहीं भी जाएं इस वक्त बाजार कौन सा खुला हुआ मिलेगा? कोई भी नहीं खुला। सिर्फ आपको मुर्गी गोश्त वाले मिल जाएंगे, सब्जी और ये ग्रोसरी वो कर भी सकते झाड़ हैं। पटक ही कर रहे होंगे इस टाइम तो। और आप कहीं भी चले जाएं, ताजरों से बोलेंगे आप आ जाएं सुबह जल्दी कर लें, तो नहीं जी, उनका क्या कहना है कि आवाम प्रैक्टिस नहीं है तो हम आके क्या करेंगे, हम आ भी अच्छा, जाएं। ये है कि अवाम की प्रैक्टिस नहीं है। अब आवाम हम की ये बात प्रैक्टिस भी जब करेंगे अभी होगी ना, जरा। अगर आवाम की प्रैक्टिस जब होगी जब आप दुकानें खोलेंगे। आप दुकान खोलें और वक्त पे बंद करके चले जाएं नहीं, तो इसमें मुझे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें मैंने कई शोज किए, जरा इसको भी जरा डिस्कस करते हैं। बड़ी अहम चीज़ है कि कैसे हो सकता है। लेकिन हम सबसे पहले क्योंकि वेदर पे बात कर रहे हैं तो आयमा हमारी नुमाइंदा भी हमारे साथ है, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयमा, कैसी हैं आप, कहाँ मौजूद हैं? कराची का मौसम आज खासा क्लाउडी था, ठंडक में भी कुछ कमी वाक़ई हो रही, क्या कह रहा है महकमा मौसमियात, आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? वालेकुम अस्सलाम रमशा। देखें, कराची का मौसम जो है ना वो इस वक्त खासा खुशगवार है। मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। परिंदे भी जो हैं वो खूबसूरती से चहचहा रहे हैं, फूलों की खिलखिलाहट भी हमें देखने में मिल रही है। जबकि इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के बड़े टॉप पे मौजूद हैं। हम इस वक्त किडनी हिल पे मौजूद हैं और यहाँ से मेरे अकब में खासी आपको हैजीनेस भी महसूस हो रही होगी, दिखाई दे रही होगी कि इस वक्त जो है वो मेरे अकब में बहुत ज़्यादा हैजीनेस है। जिसके बाद अगर हम बात करें तो आज भी जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर मौजूद है। और ठंडक की बात करें तो गुज़िश्ता इस हफ्ते हमने देखा कि गुज़िश्ता 2-3 रोज से जो शहर में ठंडक थी वो कम हो गई थी, लेकिन कल से जो है वो मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। मौसम ने अंगड़ाई ली है एक दफा फिर से और मौसम जो है वो खासा सर्द हो गया है शहर का। इस वक्त जो है वो खासी ठंडक महसूस की जा रही है। जब मौसम ने जो है वो पहले अभी हमने देखा कि गुज़िश्ता 2-3 रोज में जो है वो गर्मी होने लग गई थी दोपहर के औकात में, तो कराची वाले जो है ना वो खासा परेशान भी हो गए थे। लोगों ने अपने घरों के पंखे भी ऑन कर लिए थे और परेशान भी हो गए थे कि यार अब तो पंखे ऑन कर लिए, अब बिल भी हमारे ज्यादा आएंगे। तो उसके बाद लेकिन अब जो है वो कराची वालों के लिए अच्छी खुशखबरी ये है कि अब शहर का मौसम जो है वो एक दफा फिर से करवट बदल चुका है और अब जो है वो गुज़िश्ता आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है वो शहर में ठंडक रहेगी, जिसके बाद शहरियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने पंखे बंद कर लें, चाय की चुस्कियां लें और मजे करें और जो है वो पंखे शंखे बंद कर लें, क्योंकि बिल का बड़ा खतरा होता है। वैसे ही बहुत ज्यादा बिल आ रहे होते हैं हमारे, तो लोग कहते हैं सर्दियां आए तो पंखे, लोग कहते हैं सर्दियां आए तो हम पंखे बंद करें ताकि बिल में तो कुछ कमी हो, फ्रिज बंद करें, ठंडा पानी जो है नहीं पियेंगे तो फ्रिज बंद कर दे, उससे भी बिल हमारे कम आएंगे। तो शहरी जो है ना वो खासे परेशान हो गए थे जब मौसम बदल गया था। अच्छा, ये बात आपने आयमा बिल्कुल सही कही कि है। अब गर्मी आती है तो यकीनन, लेकिन यहाँ पर मामूल तो ये है कि चाय इन एनी सीजन कराची वाले तो पीते हैं और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और दूसरी बात ये कि हाँ, यकीनन ये बिल वाला जो फैक्टर है वो ज़रूर लोग सोच रहे हैं क्योंकि बिलों में इतना इजाफा हो गया कि आवाम परेशान हो गई है। थैंक यू सो मच आयमा, आप हमारे साथ मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल से हमें आगाह कर रही थी। वापस आते हैं ताजरों वाली सूरत हाल पर, जो अयाज हम बात कर रहे हैं कि ऐजर क्यों नहीं है, या जिसमें हम देखते हैं कि दुकानें खोलने का मामला। अब दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, आप आयरलैंड की मिसाल उठा के देखें, जर्मनी, यूरोप के जितने भी ममालिक हैं, मलेशिया, दीगर ममालिक को आप उठाकर देखें, दुबई, सुबह सुबह सब कुछ खुलता है और रात 8 बजे इज एवरीथिंग क्लोज्ड। एक आदि को इन्होंने टूरिस्ट स्ट्रीट बनाई होती है जहाँ पर आप जा सकते हैं और आप वहाँ पे कुछ खाने पीने का, पीने पिलाने का आपको सामान मिल जाता है, लेकिन बाकी सारी जगह पर मॉल्स वगैरह वो 7-8 बजे क्लोज हो जाते हैं। तो लोग सुबह निकलते हैं, अपनी चीज़ें खरीदारी करते हैं, दिन में खरीदते हैं और आ जाते हैं। चाइना में भी आप ये देखें यही पैटर्न है, तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ कितना तो सख्ती से रेस्टोरेंट्स follow कर 8 रहे बजे होते हैं। ख़त्म हो जाते हैं और डाइनिंग आपकी रात को 8 बजे, वो 8:30 बजे क्लोज आपको नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगा। पीक उनका डाइनिंग टाइम है 7 बजे से 7:30 के अच्छा, खाने खाने का वक्त भी वैसे आइडियल यही है। यही। अच्छा, हमारे ताजिर ये कहते हैं कि उमूमन लोग आते ही नहीं है शॉपिंग करने। अच्छा, कैसे आएंगे? मुझे भी उनकी बात एक तरह से ठीक लगती है। देखें, इशू ये भी है कि कराची में आपके ऑफिस टाइमिंग्स खुर्शीद भाई क्या है, ऑफ होते हैं आप 8 से 4 होते हैं, 10 to 6 होते हैं, 9 से 5 अब होते जिसका हैं। 10 to 6 है या 9 to 5, आइडियली हमारे तो चले और जॉब्स होती हैं, हम लोग अलग अलग टाइमिंग्स में काम करते हैं मीडिया वाले, लेकिन वैसे 9 to 5 इज़ द आइडियल टाइम ना जिसमें लोग ज़्यादातर काम करते हैं। 5 बजे जो बंदा निकलता है वो 7, 7:30 बजे, 6:30, पौने 7 बजे तो घर पहुँचता है, फिर वो फैमिली को लेगा, फिर वो दोबारा तारिक रोड, पार्क टावर्स, फोरम या लियाकताबाद किसी भी मार्केट जाएगा तो उसको फिर आधा 1 घंटा चाहिए। तो कैसे 7-8 बजे तक आप शॉपिंग कर लेंगे? आप
की बात मैं छुट्टी वाले दिन जाए। अब मेरी बात सुनिए, सुनाए। आप 8 घंटे काम करने के बाद कौन रोजाना जाता है बाजार? एक कि आधे किसी दिन की कभी कोई जा कोई रहा है। बहुत ही इमरजेंसी केस हो, कोई आपके घर में शादी है, कोई चीज़ रह गई है तो आप जा रहे हैं, हाँ। ठीक है। तो ये चीज़ें ये जवाज़ नहीं बन सकता। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा इशू ये है कि एक तो जो मार्केट्स हैं वो इतनी इंडोर होती हैं, अंदर की साइड बेसमेंट्स, और बिजली का कितना मैं इस्तेमाल कोऑपरेटिव मार्केट वालों को बोला, मैंने कहा आप लोग क्यों नहीं खोलते, सुबह जल्दी खोलें, बंद करें और जाएं। कहते हैं आप दिन में आ जाएं, हम बगैर लाइट के बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी अंदर दुकानें जो हैं, हमें तो मजबूरन चाहे दिन हो या रात हो लाइट तो खोलनी है, तो हम डे लाइट सेविंग से हमें तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इस तरह के थोड़े से इश्यूज हमारे ये वाली दुकान वाला भी यही कहता है ना कि भाई हमें तो दिन में भी लाइट जलाना है, तो हमें और क्या रात मसला है, पे हम भी। बिल पे तो कर। लेकिन जो आप वाली बात है कि 5 बजे जाने के बाद कौन फैमिली को, लेकिन हम जाएंगे जिस दिन हमें छुट्टी होगी, कोई रिलैक्स होंगे तो जाएंगे। मैं तो रोज फैमिली को लेकर नहीं जा सकता ना कि मैं यहाँ से 8 घंटे काम भी करूँ, उसके बाद 1 घंटा गुजारने के बाद इतनी ट्रैफिक में, क्योंकि आपका ट्रैफिक का फ्लो ही 10 बजे तक तो आपका ट्रैफिक का फ्लो नहीं खत्म क्योंकि होता। हमारे जब डिसीजंस आते हैं ना तो उसमें ये होता है कि 8 बजे बाजार बंद करें, तो सबसे ज़्यादा ये ताजिर बरादरी का शोर होता है कि हम नहीं कर सकते और ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, आवाम नहीं करती, और आवाम भी परेशान हो जाते हैं, यार 8 बजे बाजार बंद हो गया, कैसे सामान खरीदो, सभी को उसी दिन अब खरीदना। आप यकीन तो ये करें है कि जो चीज़। दुकान के ओनर्स हैं या एसोसिएशंस वालों का, हम जब उनसे बात करने के लिए कोई वजह होती, कुछ मिलने के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ज़ोहर की नमाज के बाद 3 बजे तक आ जाना, मैं 3 बजे आऊँगा। 3 बजे अपनी वर्क प्लेस पे आने का क्या जवाज़ है? मैंने कहा भाई जो सुबह 8 बजे आया, 8 से 4 ड्यूटी करके हमारे तो छुट्टी का टाइम हो गया, 4 बजे हम घर जा रहे हैं, काम और खत्म दुनिया अपनी वर्क प्लेसेस पे जो है ना वो 6-7 बजे पहुंच आप रही है। अगेंस्ट नेचर अगर आप अपनी लाइफ को थ्रो करेंगी तो आप खसारे में चली जाएंगी। रात को आप जागें और दिन में सोएंगे तो आपकी जो बॉडी है वो उसकी जो असरात है वो मनफी होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो और जाती फिर है जब आप अपनी वक्त की जो टाइम मैनेजमेंट है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब होगी। रोज़ाना की बुनियाद पे आप मार्केट तो नहीं जा सकती, तो आप अपनी जो टाइम मैनेजमेंट्स हैं, वक्त की जो तरजीहात हैं, आप अपनी फैमिली को इस तरह से लेकर चलें, तो आपको मैं समझता हूँ कि ये जो औकात कार हैं आपके निजी ज़िंदगी के, वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हैं तो उसमें सब में हमारी बेहतरी ही है, और इसमें हम कितना कुछ सीख लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं, बॉडी क्लॉक आपकी ठीक रहती है, आपके काम हो जाते हैं, आप अर्ली राइजर हो, आप अच्छा खा पी सकते हैं, आपके पास टाइम होता है खाने पीने के लिए भी, उसको हजम करने के लिए भी, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद टॉप स्टोरीज। सिटी चैन में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदी। तो जनाब हुक्मनामा जारी कर दिया गया है खुर्शीद साहब, और ये कहा गया है कि जो बिलबोर्ड्स हैं उन्हें हटाया जाए शहर से, और सियासी बिलबोर्ड्स हटाया जाए। वैसे आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? वैसी ही सियासी गहमा गहमी कोई उरूज पर तो है नहीं, अब तो झंडे वंडे कुछ लगना शुरू हुए हैं, लेकिन ओवरऑल हुक्म तो ये आ गया क्या हटा दिए जाए। देखिए ये हुक्म तो पहले भी था, जो हमारी बालाई गुजरगाहें हैं तो उस पर जो प्राइवेट कंपनीज़ के जो बिलबोर्ड लगे हुए होते थे वो, और ये सियासी बिलबोर्ड्स हैं, ये वैसे ही जो कानून है ना ये नहीं लगाने चाहिए। तो इस पर जो एसोसिएशन है, इसकी बिलबोर्ड्स होल्डिंग एसोसिएशन, उन्होंने गुज़िश्ता माह जो है ना इस पर केस भी दायर किया था, और फिर जो मेयर कराची उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने इस पर प्रोटेस्ट भी किया था कि जो हमारे ओवरहेड ब्रिजेस हैं, उसके अलावा जो दीगर इमारतों पे जो बिलबोर्ड्स लगते हैं बड़े बड़े बुलंद बांग, तो वो एक तो हादसे का सबब बनते हैं, और कानूनन वहाँ पर कोई जो है वो इस तरह का कोई भी इश्तिहार नहीं लग सकता। लेकिन आप देखें कराची शहर में आप जहाँ जहाँ हमारे ओवरहेड ब्रिजेस बालाई गुजरगाहें हैं और जो ज़ेर ज़मीन गुजरगाहें हैं हमारी ज़ेरी, तो वहाँ पर आप देखें कि इश्तिहारात की भरमार है। तो वो अदालत का तो पहले भी हुक्म था और अब भी उसको दोबारा वो रीशेड्यूल रिविज़िट किया उस सारे पॉलिसी को। तो ये जो पूरी माफिया आप इसको कह सकते हैं, वो जो स्टेक होल्डर्स जो हैं इसके होल्डिंग्स के, वो कहते हैं कि भाई हम तो मुतअद्दिद बार इसकी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं और हम अपने टैक्स भी पे करते हैं इस हवाले से कि जो प्राइवेट इमारतें हैं वहाँ पर ये बिलबोर्ड्स लगने चाहिए, वहाँ पर ये किसी भी सियासी जमात का हो या कोई प्राइवेट कंपनी का बोर्ड हो वो वहाँ लगना चाहिए। लेकिन जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं यहाँ पर बिलबोर्ड नहीं लगना चाहिए किसी भी सतह का, वो हादसे का सबब भी बनते हैं और वो कानूनन भी जुर्म है। तो अदालत का हुक्म पहले भी था और अब भी आया, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अदालत के हुक्म की जो है तामील होनी चाहिए इस पर। इस पे चीफ जस्टिस जो पहले थे जस्टिस गुलजार अहमद, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, जिसमें पूरे कराची से उन्होंने, चाहे वो CBC के अंडर एरिया आता हो, चाहे वो कैंटोनमेंट में हो, चाहे ये KMC के अंडर हो, इंतज़ामिया के अंदर हो, उन्होंने वाज़े तौर पे ये बोल दिया था कि ये बिलबोर्ड्स नहीं चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो KMC है, जो डिपार्टमेंट है, वो 1 साल के लिए वो कंपनी को वो जगह
रेंट आउट दे देता है। सही। अब ये फैसला आने के बाद अब वो आदमी जो ये एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे हैं वो 1 साल के पैसे दे चुके हैं आपकी इंतज़ामिया को। अब कोर्ट ऑर्डर आने के बाद वही इंतज़ामिया जिसको पैसे दिए हैं वो आपके बिलबोर्ड्स उतार रहे होते। तो इसके अंदर ये एक होना चाहिए कि उनके कम से कम जब ये उतारने का फैसला है तो वो ये भी पाबंद किया जाए अदालतों की जानिब से उन इदारों को कि अगर इस मद में आपने इनसे कोई पैसे ले लिए हैं या जगह वो वापस किए जाएं जितने वो करने के बाद। लेकिन ये हादसा बहुत ओवर साइजेस होते हैं, वाकई ख़तरनाक हैं। लेकिन अभी शहर में कोई ऐसी गहमा गहमी तो हमें नज़र ही नहीं आ रही कि वो जो बड़े बिलबोर्ड्स पिछले इलेक्शंस में जो नज़र आते थे वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। शहर में समझ ही नहीं आ रहा है कि आज 20 दिन रह गए, 20 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में। आप बताएं, आप पूरी कोई भी किसी गली मोहल्ले में चले जाएं, चले बड़ी शाहराहों को हम छोड़ देते हैं, किसी गली मोहल्ले में कोई घूमता फिरता, कोई पम्फलेट बांटता, कोई आपके बैनर लगाता, कोई नज़र आया? कोई नहीं नज़र आ रहा। कोई माहौल अभी तक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। टीवी पे बड़े बड़े जलसे नज़र आ रहे हैं, 2-3 पार्टी के हो रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है ना वो घरों में, मोहल्लों में, गलियों में नज़र आती थी ना, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हमें देख रहे हैं कि अच्छा कैंप्स लग जाते थे, गाने बजते थे, तराने बजते थे लोगों के, वो तमाम कुछ नज़र नहीं आ रहा। कहीं लोग पैसे नहीं है मेरे ख्याल से, या तो इस दफ़ा उम्मीदवार लोकल बॉडी इलेक्शन में लगे की वजह और भी लोग नाराज़ हैं, अपनी सियासी जमातों से लोग नाराज़ हैं कि उनके जो मुतालबात थे वो किसी सतह के माने नहीं गए। ना लोगों को रोज़गार दिया गया, ना लोगों को साफ़ पानी पीने के लिए मैसर हुआ। हम गुज़िश्ता रोज़ PS 87 में गए थे और वहाँ की जो इलाकई हमने जो गलियाँ देखी, आप यकीन कीजिएगा कि मुझे एक वक्त यूँ लगा कि मैं शायद 1960 के पाकिस्तान में आ गया हूँ। तमाम वो गलियाँ बिल्कुल कचरे से हटी हुई थी और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो अपनी थाल में लेके कोई आलू, कोई चने, इस तरह की चीज़ें फ़रोख्त कर रहे थे। और उनकी मैले कुचेले वो बच्चे, ना उनको स्कूल की सहूलत कोई मैसर है, ना कोई तिब्बी सहूलत वहाँ मैसर है। फिर एक खातून से हमारी मुलाकात, उन्होंने कहा कि आज भी गटर का पानी हमारे यहाँ आता है और उसको हम बॉयल करके पीते हैं पानी। आप ये देखिए, ये कुर्ब जवाहर में ये सोसाइटी है 87 PS 87 और ये माहीगीरों की एक बहुत बड़ी बस्ती है वहाँ पर। तकरीबन 40 लाख माहीगीर हैं पूरे सिंध में, जो साहिली पट्टी है वहाँ पर, और इस पूरे राउंड अबाउट की फिगर में। तो आप ये कहना कि ये पूरा वो तबका है जो समंदर का सीना चीर कर जो है वो अपना रोज़गार हासिल करता है और हुकूमत को एक टैक्स की मद में खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो वो वहाँ हमने देखा कि वो लगता है कि 1960 का पाकिस्तान है, कि गलियाँ, वहाँ के बच्चे वो रो रहे हैं, वो बिलबिला रहे हैं कि हमारी कोई फरियाद सुने, हमारी कोई दादरसी हो, यहाँ पर कोई बच्चों को स्कूल तो मैसर हो, कोई तिब्बी सहूलत का कोई मराकज़ नहीं है वहाँ पे। और गटर का आज भी उन्होंने पानी दिखाया हमें बाउल के अंदर कि ये गंदा पानी, चीज़ें हैं जो कि आपका हर तरह से राइट और उसमें स्मेल भी आ रही है, वो पानी का रंग भी। ये तो फिर दूर बात कर रहे हैं। आप चले NA 230 सेंटर ऑफ द सिटी में, PIB से मुंतसिल जितनी मार्टन क्वार्टर्स हो गए, जहांगीर रोड हो गया, आप ज़रा चल के तो देखें। मैं परसों वहाँ गया हूँ, मैं हैरान हो गया। वो तो बता रहे थे वो बिजली ग्राउंड वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मुदस्सर जो नज़ीर वो थे हमारे यहाँ, वो यहाँ के खेलते थे और वहाँ इतना पानी, बच्चे वहाँ वो हरा पानी, उसके अंदर वो तमाम वो क्या होते हैं मच्छर इस तरह बैठे हुए। मैं ये अब डेंगू नहीं होगा तो क्या होगा। उनकी गली में से आप यकीन करें इंसान क्या, कुत्ते भी नहीं गुजर रहे थे, इतनी कीचड़ उस जगह के अंदर। वो कह रहे ना, अब आप जिस गली जिस मोहल्ले जाए ना, आवाम सिर्फ एक कह रही है इस वक्त, वो गटर से भी रहने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि हमें ना वो गैस दे दो, हमें पानी पीने का दे दो, हमें बिजली दे दो और सस्ती बिजली दे दो। ये 3 मसाइल लेके इस वक्त आप किसी मोहल्ले में चली जाएं, आपको यही मिलेगा। मैं रोज़ एक ख़बर लिख के थक चुका हूँ, जिस मोहल्ले में जाऊँ कि गैस शॉर्टेज पे ख़वातीन। आप यकीन करें, अभी मार्टिन क्वार्टर में गया, एक आंटी वहाँ दरख्त कटा वो उठा के लेके जा रही। मैं कहा आंटी आप क्या करेंगे? बेटा घर में गैस ही नहीं है, मैंने आज कढ़ी बनाने का सोचा तो उसमें मुझे ज़्यादा लकड़ियों की ज़रूरत है, तो वो कम पड़ गई, तो ये दरख्त कटा हुआ कोने पे पड़ा था तो वो लेने आ गए। जब आप कह रहे हैं ना कि आप इन गलियों में जाकर देखें, तो मैं इन सब गलियों में गई हूँ जिनकी आप बात कर रहे हैं, आप और आप, क्योंकि हम न्यूज़ नाइट करते रहे तो वो इत्तेफाक क्या मतलब जाना पड़ता था, क्योंकि अवामी इशूज़ पर वो शो होता है और अब तो वो साथ साबरी कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप वो क्लोजली इन चीज़ों को देखते हैं और नज़र आते हैं तो आप वाकई बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत आपको अफसोस होता है कि अभी तक हम उन हालात में पड़े हुए हैं, ये गलियों में वही हाल है। और साल भर हो गया छोड़े हुए उस बात को भी, लेकिन वही हाल जो आप अभी पोर्ट्रे कर रहे हैं, यानी उस साल भर में भी कोई तब्दीली, कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। बल्दियाती नुमाइंदे भी आ गए, चीज़ें भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी बद से बदतर हो रहा है, हो चुका है इस वक्त। गैस SSGC का वो कह रहे हैं इदारा बनाया क्यों है, वो जब गैस दे ही नहीं रहा, घरों के अंदर लकड़ियां जला रहे हैं, दीवारें काली हैं और लोग, यही तो औरतें खांस रही होती हैं, उनको
कंजेशन हो जाती है, सांस की बीमारियों में उनका मुब्तला हो छोटा रही हैं। घर वो 2 मंजिला बना हुआ था, वो रोड पे उन्होंने अपना चूल्हा, कह रहे ये देखो हम ये लकड़ी घर के चूल्हे अंदर थोड़ी किचन में जला सकते हैं, रोड पे रखी हुई उन्होंने, वो 4 ईंटें उसके बीच में लकड़ियां मैंने रखी। यहाँ अब तक वही पुराना वो 1960 का पाकिस्तान हो गया ना, वो समझ छतों नहीं पे आ रहा लोगों ने कि किचन क्या- बनाया हुआ है, अब तो क्या करें, वहाँ पे खाना बनाती हैं औरतें, रोटियां, और वो बहरहाल बहुत बुरा हाल है वाकई। और ऐसे हाल में वोट देने का कौन सोचेगा जब घर में गैस पानी कह रहे बिजली हमने नहीं तो होगा। फैसला लोग नहीं मायूस किया। हैं, हाँ, मायूस। मायूस हुए हैं लोग, और वो बहुत अपनी- बड़ा चैलेंज है बहुत बड़ा इस दफा चैलेंज है। सियासतदानों के लिए। नहीं, ना उनके लिए वो तो लोग कुछ अपनी नहीं है यार। कैंपेनिंग कर रहे हैं, ना वो उनको वोट मिलेगा, पता नहीं क्या टर्न आउट होगा इस इलेक्शन के टर्न आउट अंदर। कम होगा, लेकिन जो भी होगा ये तो नॉमिनेट होकर आ ही जाएंगे ना, या- चाहे पार्टी कोई भी बात हो। सारी है बात कि सारी एक है। वोट भी है। पड़ेगा तो ये जीत 2018 के आप इंतखाबात देख 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार वोट लेके मुझे लगता है इस दफा एमएनएस बनेंगे, और ये इसी के आप ऊपर ये आगे भी देख लें कि आप वोट बैलेट बॉक्स में से आप वैसे सर्वे कर लें, वोट डाला नहीं, बैलेट बॉक्स भरा हुआ निकलता है। देखिए, ये तो हमने गुज़िश्ता जो इलेक्शंस थे 2018 के इलेक्शन थे, या उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, उस मिसाल के तौर पे हम ये देख लें कि उस इलाके की जो वोटर जो तादाद है वो 4 लाख है, रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद है। लेकिन जब वहाँ से कैंडिडेट जो जीता है वो 28,000 पर एमएनए की सीट निकाल गया। तो इसका मतलब कि जो टर्नआउट है वो इंतहाई कम होता जा रहा है, मुस्तकिल जो है इसका फ्लो जो है वो कम हो रहा है। उसकी वजह है कि लोग मायूस हैं, लोग वोट कास्ट करने जाते नहीं हैं। उसकी वजह है कि उनको ही पता है कि मैं अगर वोट कास्ट करने जाऊँगा तो मैं एक दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी मुझे, तो मैं एक दिन की छुट्टी क्यों उसको बेयर करूं जब मुझे इसका कंपनसेट ही मिलना ही नहीं है। हालांकि वोट तो एक अमानत है कौम की, वो देना चाहिए उसको, उसमें तो कोई वो नहीं है। कौम की अमानत है तो भाई अमानत लेकिन को वो भी तो कुछ वापस करो, जो कौम को भी अमानत कुछ जिसके वापस सुपुर्द करें। की जाती है, जिस सियासी नुमाइंदगी के सुपुर्द की जाती है, वो अपना हक अदा नहीं कर यही रहा। तो बात है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। बहरहाल अभी हम कराची में कुछ बेहतरी के मामलात होते हुए देख रहे हैं। कराची में तरक्की का सफर जारी है, नज़र आ रही हैं चीज़ें होती हुई, ब्यूटिफिकेशन पे काम हो रहा है, निगरान हुकूमत ने कुछ फैसले किए, उस पर भी बेहतरी की तरफ हम देख रहे हैं कराची जा रहा है। इस वक्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी जो है एक रोड का इफ्तिताह किया है, और ये जो रोड है इसमें तकरीबन 526 मिलियन रुपए की लागत लगी है, वेरी कॉस्टली। लेकिन उसके अलावा ये है कि जिना अस्पताल NICVD लोग आने वालों को या मरीज़ जो आएंगे उनको सहूलत मिलेगी। और उसमें ये कहते हैं कि जो सड़कें हैं उसके साथ साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है, स्ट्रीट लाइट्स है, उस पर वो भी लगाई गई हैं, और 80 के तकरीब पोल्स और लाइट्स लगाई गई। तो कैसा अब हालात है, किसी ने जाके देखा है रात में कैसा मंजर पेश कर रही है वो सड़क? जी मेरा गुजर हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बनने के बाद एक दफ़ा दोबारा उसके ऊपर जो है पैच वर्क किया गया, या तो उसकी क्वालिटी की वजह से या इसलिए इसकी लागत भी बढ़ गई। तो एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि वहाँ पे ये सड़क बड़ी चौड़ी लगती तो है जब आप रात में गुजरें, लेकिन दिन के अंदर वहाँ पे वही कुछ जो खैराती जो वो हैं आपके इदारे, वो आके अपने गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पे वो लंगर शुरू हो जाता है, लोगों को अंदर सहूलत नहीं होती तो वो बाहर आके अपने बिस्तर लगा लेते हैं फुटपाथ के ऊपर। साथ ही वहाँ बिल्कुल जो जिना के सामने वाली रोड है उसके कॉर्नर के ऊपर जो एक गली जाती है स्टेडियम की तरफ, वहाँ पे एक कचरा कुंडी बनी हुई थी। वहाँ पे तमाम आपके जो हॉस्पिटल का कचरा है और वहाँ पे उसी के साथ ड्रेनेज मिल जाती है, ताफुन ज़्यादा। वो सामने मेडिकल स्टोर्स बने हुए, लोग हज़ारों लोग वहाँ से दवाइयाँ लेने, क्योंकि सामने 3 बड़े आपके अस्पताल जो है लगते हैं। अब तनकीद दिल नहीं चाहता करने का, लेकिन बात ये है कि ये मसाइल हैं, हम इसमें रह रहे हैं, 70-75 साल हो चुके हैं। ये इतनी सी सड़क बनाने के बाद इतने हम ढोल बजा रहे हैं, ये इनका फ़र्ज़ है कि हमें दे देनी चाहिए थी। ये वो सड़कें हैं, दे देनी चाहिए थी, बिल्कुल। ये वो सड़कें, ये काम इन पे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो जिन इलाकों की हम अंदरूनी शहर के अंदर जो सड़कें गलियों की बात कर रहे हैं, इस वक्त फोकस वहाँ होना चाहिए था। आवाम की ज़िंदगी सहूलत आप वहाँ पे दे दें ताकि उन अस्पतालों की तरफ लोग रुख ही ना करें। आप वहाँ पे सफाई सुथराई दे दें, वहाँ पे लोगों को डेंगू से बचा लें, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम दे दें। उनको दमे का मरीज़ बनाने से बेहतर है लकड़ियाँ जला जला के धुएं में औरतों का इस साल क्या असर होगा, ज़रा इसके ऊपर भी कोई सर्वे कंपनी कर ले और निकल के ज़रा देख ले कि जो ख़वातीन की लियारी की ख़वातीन पिछले 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उनके पास गैस नहीं है, उनकी गलियों आज भी वो बाहर बैठ के खाना पका रही होंगी। मैं तो लियारी की बात कर रहा हूँ। आप लियाकताबाद आप देख लें, लालू खेत देख लें, गरीबाबाद देख लें, किसी इलाके की बात कर देख लें, लांडी देख लें, मेरे इलाके की बात कर लीजिए। मैं आज पूरा महीना हो गया, मेरे घर के अंदर गैस नहीं है। हम एक छोटे से चूल्हे के ऊपर बड़ा सिलेंडर लगाते हैं, तो वो समझ नहीं आ रहा उसको क्या सिस्टम करें। एक दिन लगता है कि आज गैस वाले कहते हैं नहीं जी कंप्लेन हो गई, आज हो जाएगी। आप
वही सोच सोच के कि इतना बड़ा खर्चा, वो 12,000-15,000 रुपये का सिलेंडर लाएं, उसके बाद उसका पूरा सिस्टम बनाएं, उसके बाद फिर पता चल रहा है कि 2 दिन बाद फिर गैस आ अच्छा, जान जाएगी। का खतरा अलग है उस सिलेंडर में, कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, कुछ ना ये हो जाए, फैमिली खौफ को। हर वक्त लगा रहता है, क्योंकि आप लोगों को आदत नहीं है ये सब चीज़ें करने की। आप लोग अगर स्टोव चलाने के आदी हैं तो आपको अगर सिलेंडर में कोई लीकेज कुछ किस तरीके से हैंडल करना है, ख़वातीन को नहीं समझ में आता, वो उसकी आदी नहीं है आप लोग जो काम करने वाले घरेलू ख़वातीन। तो ये हादसा आए दिन सुनने में आ रहे हैं कि बहुत हो सिलेंडर रहे हैं। फट रहे हैं, सिलेंडर ये हो रहे हैं, तो सब खुदारा नहीं, ये नहीं, इदारे या आप तो बंद कर दें, decisively बता दें कि ये आप- बंद कर दें इदारे, नहीं, हमें हाँ, बता यही दें वाली कि बात आपने है। अब गैस पे सिलेंडर खरीद के दें। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि आप बता दें कि भाई अब गैस आएगी या नहीं आएगी, आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इंडस्ट्रीज को देना है उनको दे दें, ना उनको मिल रही है, अगर आपने घरेलू सार्फिन को देना है तो इंडस्ट्रीज को बता देंगे आपको गैस नहीं मिलेगी। किसी तरफ तो सॉल्यूशन पे आए ना, आवाम भी परेशान है, इंडस्ट्रीज भी जो है उनका ठप्पा बैठता जा रहा है, आवाम वैसी तजब्जुब का शिकार है कि गैस, यही वाली बात है आज की, आएगी नहीं आएगी। अगर आपने सिलेंडर पर एलपीजी पर शिफ्ट कराना है तो भी बता दें। दुनिया भर में लोग एलपीजी पे खाना बना रहे हैं, उनका किचन उसी से चल रहा होता है, लेकिन फिर आप डिसाइसिव होते हैं ना कि हाँ यही करना है। बहरहाल यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, हमारे यहाँ मसला यही कि मसाइल का हल नहीं निकालते, मसाइल को और बढ़ावा देते हैं और तूल देते हैं। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एच में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बुरी खबर आज ये भी है कि पाकिस्तान स्टील मिल में, रोज़ाना कहते हैं ना अच्छी खबर आज ये भी है, तो मैंने कहा आज ऐसे ही सही, तो यकीनन है भाई, क्या करें। बिजली का ब्रेकडाउन हुआ और पाकिस्तान स्टील मिल में 2 रोज़ बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। तो हम जब भी बात करते हैं कि सनतों को गैस, बिजली, पानी ये और इंफ्रास्ट्रक्चर, आप साइट एरिया में चले जाएँ, आप ये स्टील मिल के बाहर की आप अतराफ में सड़कें देख लें, हाईवे तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे क्या हशर होता है। तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि नहीं है और यकीनन इनकी वजह से जो है ना वो काम बंद हो जाता है। बहरहाल अब आप ये देखें कैसे होगा। देखिए स्टील मिल तो वैसे ही सफ़ेद आती होते चला जा रहा है, हो चुका है वो, हो चुका है, और वो हो आप ये कह चुका रहे है, हैं उसे हुए भी कि अरसा हो गया। 19,500 एकड़ से ज़ायद उसकी ज़मीन है, और वो इतनी बड़ी ज़मीन वफाकी हुकूमत ने उसके ऊपर कोई नजर सानी नहीं है, और कराची में वो वाहिद इदारा है जो मुल्की सनत का पहिया जो है वो चला सकता है। वहाँ के स्टेक होल्डर्स और दीगर हम जो बातें सुन रहे हैं और देख फिर पढ़ भी रहे हैं, और काफ़ी अरसे से ये स्टील मिल का मुलाजमीन का मामला चल रहा है। ये वो इदारा है जो जहाँ ऑक्सीजन प्लांट बनता था, अपनी बिजली प्रोड्यूस करते थे, और फिर रॉ मटेरियल, लोहा, हर चीज़ बनती थी। तो मैं समझता हूँ ये 35 या 40% जो है ना वो एक हिस्सा डाल सकता है कौमी मईशत के अंदर, लेकिन उसे जो है वो बंद कर दिया गया है, और उसके जो चार्जेस हैं वो मुस्तकिल बढ़ते चले जा रहे हैं, जो उसके मज़ीद बेहतर जो है वो बिज़नेस रिपोर्टर हमारे बताएंगे। और यक जुम्बे से कम जो है वो हज़ारों लोगों को जो है वो मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया, और फिर उनको कोई कंपनसेट नहीं है। फिर उसके साथ आप ये देखें कि मलीर में स्टील मिल से थोड़ा सा आगे एक 100 बेड का अस्पताल बनाया हुआ था स्टील मिल के ही ताउन से, कि वहाँ उस इलाके में अगर कोई हादसा रोनुमा होता है, कोई बम ब्लास्ट होता है, और माजी में हुए हैं कि नेशनल हाईवे पर कोई अगर ख़तरनाक कोई हादसा हुआ तो वो फौरी तौर पर मरीज़ जो है वो वहाँ शिफ्ट हुआ। अब वो हॉस्पिटल बंद है, वहाँ की अरबों रुपए की मशीन जो है वो गायब हो चुकी है। स्टील मिल बंद है तो वो भी बंद है, और उस हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट था अरबों रुपए का वो भी गायब है, उसका भी कोई पुरसान हाल नहीं है। और स्टील मिल से आप ये बिजली की बातें कर रही हैं, बिजली बंद है, वहाँ से तो लोहा चोरी हो रहा है, वहाँ से सरिया चोरी हो रहा है, वहाँ से दीगर सामान आलात चोरी हो रहे हैं। तो वहाँ पर 100 बेड हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। अभी किसी चपरासी का काम और तो होगा नहीं। आप ये देखें कि और स्टील मिल के सामने जो कॉलोनी है, स्टील टाउन कॉलोनी जिसे कहते हैं, वहाँ हम एक आध मरतबा विजिट किया हमने, सही। तो वहाँ के बच्चे ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, और वहाँ इतना मंशियात का मतलब मामला चल रहा है। तो मंशियात में मुलव्विस है तो यही खोल के बिजली भेज बंद कर देते रहे हैं, हो। लोगों की जिंदगियां ही बंद कर रहे हैं, वो तो लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं कि ये कौन घिनौना काम कर रहा है, वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तशवीशनाक सूरत हाल है, जिस पर तो वफाकी हुकूमत को और दीगर इदारों को सोचना चाहिए। एक अरसे पहले सोचना चाहिए था, लेकिन सोच नहीं रहे। बाहर बताइए भाई बिजनेस रिपोर्टर। अच्छा, इसका मसला ऐसा है कि एक तो ये अपनी जो मेंटेनेंस थी खुद करते थे, सामान इनके पास है नहीं, क्योंकि बहुत अरसे से ये बंद है। तो ये एक बड़ी वजह बन गई है कि वो मेंटेनेंस की चीज़ें इनके पास नहीं है। तो आज तीसरा दिन होने को आ रहा है उनके पास बिजली के। इलेक्ट्रिक वाले कह रहे हैं जो हमारे जहाँ तक हमारा बिजली की तरसील है वहाँ तक हम बिजली फराम कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ा मसला ये आ गया। दूसरा स्टील मिल का मसला ये है कि इसको बंद होने की दूसरी बड़ी वजह थी कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर जो है, स्टील के बड़े बड़े कारखाने जो प्राइवेट सेक्टर ने लगाए, वो हालांकि खाम माल इन्हीं से ही लेते थे, लेकिन वो इतने बड़े इसके अंदर करप्शन के बहुत सारे मामलात हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई,
सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा इदारा, इतनी बड़ी जगह क्यों बंद हो गई, किस वजह से बंद हुई, ये भी तुम आवाम के सामने लेके आएँ, ये बात भी तो बताएं आप और मेरे कि ये बंद करने की वजूहात इस नहज पे क्यों पहुंच गई कि इसको बंद करना और ये एक सफ़ेद हाथी बन गया। ऐसे अब PIA को भी बोला जा रहा है, ऐसे ही स्टील मिल को भी बोला जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, अब इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा। जैसे बैंक्स प्राइवेटाइज हुए उस वक्त एक बड़ा हमने लोगों का जो है एहतजाज देखा, यकीनन इस पे भी बहुत बड़ा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसे यूनियंस जो हैं वो जो है साथ हैं, सामने आ जाती हैं। लेकिन ये एक मसला है क्योंकि इसकी वजह से देखें आप, महंगाई या कुछ जो हुकूमत के खर्चे हैं वो बर्डन कहीं ना कहीं घूम पे आप पे और मेरे पे आ रहा है। ये बात समझें, खुदारा इन चीज़ों के लिए या तो इसको चला दें या फिर इसका वंस एंड ऑल इसका फैसला हो जाना चाहिए, जो या तो आने वाली हुकूमत करेगी। कोई मुश्किल नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम नियत होनी चाहिए, हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत नहीं कि सारी प्राइवेट कंपनीज बाहर से आके, रशिया बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर अपनी जो है वो दिखा रहा है कि इंटरेस्ट के ये हमें दे दें, और चाइना का इंटरेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, आप कंसल्टेंसी ले लें फॉर कोई ना सम कोई इयर्स, 4-5 साल के लिए, एंड देन उसको रन कर लें, एंड देन फिर अच्छा, ये contract स्टील लगाना करने बड़ा के मसला लोग था, लगाना बड़ा मसला था, लग गई, अब चलाने का प्रॉब्लम हो रहा है। बस यही है ना, बस वो उस सफेद हाथी ऐसे तो नहीं। बाहर ब्रेक ले लेते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। कल खबर एक ये भी थी कि सीरीन एयर और एयर ब्लू को जो है वो शो कॉज नोटिस जारी किए गए, क्यों, क्या वजह थी उसका? रमशा देखें, जो पाकिस्तानी हैं, जो पैसेंजर होते हैं, वो हवाई जहाज़ से सफ़र इसलिए करते हैं कि उनका टाइम बच जाए। सही बात है, ठीक है। और बिज़नेस, इसमें बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी होते हैं, कोई मरीज़ भी होते हैं, और फिर किसी ने अपनी पर्सनल कोई मीटिंग करने जाना होता है, या फिर कोई और भी काम होते हैं। तो ज़्यादा लोग सुबह जा रहे होते हैं, शाम में वापस आ रहे होते हैं। जहाज़ का जो टिकट है वो खासा महंगा भी होता है, लोग बस से जाने के लिए, तो बस से चले जाएँ तो वो कम पड़ता है, लेकिन अगर जहाज़ से जाएँ तो वो महंगा पड़ता है। लेकिन उसकी वजह ये है कि लोग इसलिए उसको प्रेफर करते हैं कि वो कम वक्त में जल्दी पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद, लाहौर। और अगर वही परवाज़ ताख़िर का शिकार हो जाए तो फिर आपकी जो बिज़नेस मीटिंग है या फिर जो भी आपके जो गोल्स हैं वो उसमें ताख़िर हो जाती है। इसी वजह से 2 जनवरी को और 15 जनवरी को 2 शोकास दिए इन दोनों निजी एयरलाइंस को। और किसने दिए ये एविएशन अथॉरिटी ने, ठीक है। और फिर उनसे जवाब मांगा कि भैया आप ताख़िर की वजह बताएं, मुसाफिर परेशान है, उनकी शिकायत उन्होंने की है, तो आप जो परवाज़ आपकी ताख़िर हुई है परवाज़ों में, उसकी वजूहत बताएं कि जो लाज हैं उसके मुताबिक आपकी परवाज़ों में ताख़िर नहीं होनी चाहिए, और हुई है तो उसके आप जवाब बताएं। इसी वजह से उन्होंने 2 शोकास नोटिस जारी किए हैं। अब आप दूसरा एस्पेक्ट ले लें जो आप ब्रेक में कुछ कह रही थी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये ट्रेनों को भी जरा 2-4 शोकास नोटिस जारी कर देना। बिल्कुल, ट्रेनों को भी शोकास नोटिस होनी चाहिए। हर वक्त लेट, वो तो 8-9 घंटे लेट होती हैं और 10 घंटे लेट होती हैं, तो ये एक एस्पेक्ट तो है। बस उसमें ये है ना कि गरीब आवाम सफ़र करती है ना ट्रेन में, तो उसे तो गधा घोड़ा बराबर है गरीब आवाम के, तो जाने तो लेट जा रहे हैं तो कौन पूछने वाला है। मैंने वही वाली बात है ना कि देखें, उस शो से मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया और ऑब्ज़र्व किया, और आज तक मैं देखें मेरी मेमोरीज़ में है। जब आपने बात की तो न्यूज़ नाइट करते हुए मैंने रेलवे कैंट पे शो कर रही, कैंट स्टेशन पे शो कर रही थी, और रेलवे पर आज कुछ है भाई मसला, रेलवे कैंट पे शो कर रही। आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं तो इसलिए हो जाता है, पॉज देखिए। अच्छा, हो क्या हुआ, मैंने वहाँ पे क्या देखा, एक बहुत तशवीश वाली बात थी। एक दिन मैं गई और शो करी थी ट्रेनों की ताख़ीर पे, तो अयाज उस वक्त हमें एक बंदा मिला, और वो यहाँ कराची में काम करता है, और किसी गाँव जा रहा था, वो भी पंजाब के अंदरून में, काफ़ी अंदर उसका दूर गाँव था। वो ना उधर बैठा हुआ रो रहा था, तो मैंने उसको रोते हुए देखा, तो परेशान भी घूम रहा, टिकट भी पकड़ा। एक आपको शक्ल बता जाती है कि कुछ है, ऐसे ही नहीं है, कुछ है। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो ना? तो उसने मुझे कहा कि ये मैंने टिकट दिया है 1600-3200 पता नहीं कितने का टिकट था, उसमें मैंने 400 रुपये भी दिए टिकट वाले को एक्स्ट्रा, के ट्रेन जाएगी, मुझे टिकट अर्जेंसी में कराना है, तो मैंने एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जो कि उस पर नहीं लिखे हुए थे टिकट के ऊपर। और कह रहा है कि अब ट्रेन भी लेट हो गई है, मुझे सीट एक भी मिली, लेकिन उसके बावजूद मेरे पैसे भी लग गए, और मेरी माँ का इंतकाल हुआ है और मुझे जो है वहाँ पर पहुँचना है, और वो बस रोए जा रहा। मैंने कहा उसको हेल्प आउट भी करूँ तो मैं कैसे करूँ, हम तो कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर कि आप ट्रेन ताख़ीर का शिकार भी। मैंने उसको कहा बाय बस क्यों नहीं गए, उसने कहा मेरे पास से किराया नहीं था, मैं उसे जल्दी पहुँच जाता। अब मैंने कहा जब तुमने 400 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दिए, तो उसने फिर बोला कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मेरा टाइम ही यही है, अब मैं वहाँ पर जाऊँगा फिर दोबारा मेरा टाइम लगेगा। तो यानी आप आवाम के जज्बात, एहसासात, इनकी हर चीज़ के साथ खेल रहे हैं। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई ना, और मुझे आज तक वो शख्स और उसकी ये बात याद है कि वाकई अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है और आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप तो बर्बाद है। किसी की माँ का जनाजा वहाँ पे पड़ा हुआ है,
और वो यहाँ पे ट्रेनों के स्केड्यूल के पीछे आगे पीछे हो रहा है। जैसे रोज़ के वाक़यात हैं, बेहिस इदारों के लोग बेहिस हो चुके हैं, या तो वो फिर आगे टेक्निकल इश्यूज ऐसे बता देते हैं, वो भी मजबूर। ऐसी बात आप उनसे भी पूछेंगे क्यों ट्रेन लेट हुई, तो वो आपको ऐसी टेक्निकल बात बताएगा कि वो भी आपको जेन्युइन लगेगी। राणा साहब, ये हमारा जो ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक, उसको हम अपग्रेड ही नहीं कर सके अभी तक। आज भी हम दौर जदीद के अंदर बैठे हुए हैं और आज भी एक शख्स ना वो लाइनटेन लगी खड़ा हुआ होता है स्टेशन पे कि वो ट्रेन को दिखा रहा होता है कि भाई हाँ यहाँ से ये रास्ता क्लियर है। और मेंटेनेंस का मैं आपको हाल बताऊं कि अभी चंद माह पहले नवाबशाह से करीब सराड़ी रेलवे स्टेशन पे जो हादसा रोनमा हुआ था, तो वो ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं वहाँ पर भी अब भी एक टेक्नीशियन आता है और रूटीन की बुनियाद पे वो एक उसकी भर्ती किया हुआ होता है। वो एक हथौड़ी लेके वो रेल की पटरी को यूँ मार रहा होता है, टन टन यूँ कर रहा होता है उसको, और वो ट्रेन की पटरी चेक हो जाती है। तो भाई रेलवे हुकाम को ये ट्रैक की तब्दीली करनी चाहिए, उसके ट्रैक के अंदर जो फॉल्स हैं, जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, उसको ठीक करना चाहिए। इसी वजह से ट्रेनें तेज़ नहीं चलती, तेज़ रफ्तार हमारे ट्रेन नहीं चलती, और जो चलती है वो हादसे का सबब बन जाती है। हादसात के बाद हम थोड़ा सा जागते हैं, नजर आता है हालात बेहतरी, और उसके बाद अभी आप देखें सन्नाटे, किसी हादसे के मुंतजर रहते हैं हम लोग। अंदर बातें कर रहे हैं जैसे हम $500 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है, हम लोग $1 बिलियन IMF की तरफ देख रहे हैं। इन सब चीज़ों से पैसा जनरेट हो सकता है, हुकूमत तक जा सकता है, लेकिन इदारों को बेहतर तो करें। स्टील मिल बेहतर कर दें, रेलवे बेहतर कर दें, एयरलाइंस बेहतर करें, आप चलाएं तो इदारों को। आपने तो डब्बा बना के रखा हुआ है। ब्रेक लेना है मुझे, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। और जनाब, आज के अब हम सेगमेंट में बात करेंगे ओरल हेल्थ के हवाले से। और ओरल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो यानी सादा ज़बान में उसको कहें कि आपके मुंह की और दांतों की सफाई और सेहत कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने भी ऑर्गन्स बनाए हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स बनाए हैं, उन सबको उनका ख्याल रखना, उनको साफ़ सुथरा रखना, उनकी हाइजीन मेंटेन करना, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बहुत बुनियादी और बेसिक होती हैं। तो हम उमूमन ये कर रहे होते हैं कि उनको दांतों को, क्योंकि आप देखेंगे बचपन के बाद जब वो पक्के दांत आते हैं, दूध के दांत जाने के बाद, तो वो आपकी ज़िंदगी भर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिन लोगों के दांत टूट ना जाएं। और अगर जो लोग अच्छे से इनको रखते हैं तो उनके दांत बहुत जल्दी टूटते भी नहीं हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग इन सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे होते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आज हम उन पर भी बात करेंगे, और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं उस पर भी बात होगी। अगर आपके भी सवालात हैं, कुछ आपको डेंटल इश्यूज़ हैं, आपको मुंह में कोई मसाइल हैं, जैसे लोगों को छाले होते हैं और इन्फेक्शंस होते हैं, बैड ब्रीदिंग का मसला होता है, तो ये सारे मसलों से रिलेटेड आप हमसे सवाल लाइव कॉल के थ्रू भी जान सकते हैं। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर नासिर अली खान साहब भी मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन है और वाइस प्रेसिडेंट एशिया पैसिफिक डेंटल फेडरेशन है, हेड ऑफ ओरल बायोलॉजी डिपार्टमेंट भी हैं KMDC में। वेलकम टू द शो नासिर साहब। और साथ साथ डॉक्टर अली हुसैन खान साहब भी हैं, आप डेंटल सर्जन हैं आग खान में, उसके अलावा आप अपना क्लिनिक भी रन कर रहे हैं, नूर डेंटल क्लिनिक। वेलकम टू द शो डॉक्टर अली हुसैन। तो सबसे पहले नासिर साहब, अभी जो बात मैं कर रही थी कि ओरल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बहुत सारी चीज़ों को ना अल्लाह ताला की दी हुई, अल्लाह ताला की नेमतों को फॉर ग्रांटेड लिया होता है, जैसे दांत भी हैं उनमें। जब तक वो गिरना झड़ना शुरू नहीं होता, उनकी अहमियत का, उनकी सफाई का, उनका ख्याल रखने का हमें एहसास नहीं होता। तो एक तो बहुत सारे इशूज़ हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन बेसिक जो केयर है वो कैसे हो सकती है, और फिर हम उन इश्यूज़ की तरफ भी आएंगे कि जो ओरल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, अगर आप अपनी सेहत दांत की देखें तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है टूथ ब्रशिंग। आपको ट्वाइस और थ्राइस ए डे टूथ ब्रशिंग लाजमी करनी चाहिए, और रिकमेंडेड तो ट्वाइस ए डे होती है, और एटलीस्ट 2 से 3 मिनट्स। और उसके बाद साल में एक दफ़ा आपको ज़रूर डेंटिस्ट का विज़िट करना चाहिए। हमारे वहाँ लोग करते क्या हैं कि साल के 10-10 साल में पहली दफ़ा, 20-20 साल में पहली दफ़ा डेंटिस्ट का विज़िट कर रहे होते हैं। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे दांतों में, मुंह के अंदर अमूमन 2 कॉमन बीमारियां होती हैं। एक होता है टूथ डिके, जिसमें डेंटल कैरीज की वजह से कैविटी फॉर्म हो जाती है, दांत के अंदर कीड़ा लगता है और कैविटी बन जाती है। दूसरा होता है गम डिजीज़। ये आपको टूथब्रश नज़र आ रहा है, आप यकीन करें अगर ये आप प्रॉपरली कर रहे हैं तो 90 नहीं, टूथब्रश मैंने सिर्फ टूथब्रश का 99% जो है आप मुंह की बीमारियों से, दांतों की बीमारियों से बच सकते हैं। सही। हमारे वहाँ होता ही है कि लोग ब्रशिंग नहीं करते हैं। पता चला कि आपने खा रहे हैं और ऐसे ही सो रहे हैं, महीनों सालों लोग ब्रश नहीं कर रहे होते हैं, 2-2 दिन गुजर जाते हैं, ब्रश नहीं कर रहे होते हैं। बहुत ऐसा कि कॉमन चीज़ है। तो आप अगर मुंह की, अपने दांतों की हेल्थ अच्छी रखना चाह रहे हैं, और तो ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कि भी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जो कैविटीज़ हैं वो फॉर्म हो जाती हैं,
और हर बंदे को आजकल ये प्रॉब्लम है, उमूमन किसी न किसी केस में आपको नजर आ, बच्चों से भी रिलेटेड भी। क्या वजूहात होती हैं इसकी डॉक्टर? पहले तो ये कि जो पुलिस का डंडा है ये कम है। ये जो प्रोफेसर साहब ने जिस तरीके से ये दिखाया, ये दिखाया जाए ना, अगर इस तरीके से देखें, जहाँ पर डंडा सही होगा ना वहाँ पर चीज़ें, क्राइम भी कम होगी, कैविटीज भी कम होंगी। सही बात है। तो ब्रशिंग ट्वाइस ज़रूरी है। और बच्चों की आपने जहाँ तक बात की, वहाँ पर सुपरविजन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। हम जिस कल्चर में रहते हैं, हम खाना सारे एक साथ खाते हैं, कभी डाइनिंग आउट करते हैं, कभी हम घर पे दस्तरखान में एक साथ बैठ के। अब रेस्ट रूम्स बहुत बड़े हैं, पेरेंट्स को बच्चों के साथ जाके ब्रशिंग साथ करनी चाहिए। अगर सुपरविजन हुई, मॉनिटरिंग हुई, और एक मैं आपको उसका एक तरीका बताता हूँ। बच्चे फ़ौरन से सामने के दांत करके साफ़ करके चले जाते हैं। उनकी टेक्निक ये है, अगर बच्चे कोई सॉन्ग सुनते हैं, कोई गाने सुनते हैं, आप गाना स्टार्ट कर दें, 3 से 4 मिनट का गाना होता है। जब गाना स्टार्ट होगा आप ब्रशिंग शुरू करेंगे, एंड होगा तो आपकी ब्रशिंग एंड हो जानी चाहिए। इससे ड्यूरेशन मेंटेन होता है, आदत बच्चे की बन जाती है। दूसरा ये कि उसके लिए सॉफ्ट ब्रश एक ला के देना है बच्चे को। जो ब्रश बच्चों के आते हैं अलग, वालिद साहब यूज़ कर रहे हैं, अम्मा यूज़ कर रही हैं, वो बहुत एब्रेसिव होते हैं। तो बच्चों के लिए सॉफ्ट ब्रश, उसके साथ साथ फिर टूथपेस्ट भी उनका अलग है, क्योंकि मेडिकेटेड टूथपेस्ट वालिदैन यूज़ करते हैं जिसमें फ्लोराइड वगैरह ज़्यादा होता है। बच्चों के लिए फिर वो रिकमेंडेड नहीं है। उनके लिए फिर जैसे प्रोफेसर साहब इस बारे में शायद बताएंगे हमें। अब तो हाँ सॉरी, नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट मिलते हैं, फ्लेवर्स में स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो। एक महदूद अमाउंट में बच्चों के लिए फ्लोराइड अवेलेबल होता है। कुछ टूथपेस्ट पे हम नाम नहीं लेंगे ब्रांड्स का, तो वो बच्चों को ला के दिया जाए, फ्लेवर्ड हो, ताकि वो इंजॉय करें ब्रशिंग करते हुए। माएँ अक्सर ये कहती हैं कि अचानक से मेरे बच्चे के सामने के सारे दांत ख़राब हो गए। उसको एक टर्मिनोलॉजी है, नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं। वो अचानक वाली जो चीज़ है ना, वो बेसिकली इग्नोरेंस में आती है। एक दांत ख़राब होता है, फिर वो ख़राब होता चले जाता है। दूध की बोतल बच्चे के मुंह में रखी हुई है, अम्माएँ मोबाइल में लगी हुई हैं, और बच्चे के दांत ख़राब होते चले जा रहे हैं। बच्चे वो दूध की बोतल लिए भी सो जाते हैं, वो भी मना करते हैं। तो वो ज़्यादा कांटेक्ट होने की वजह से तेज़ाब दांत संगमरमर को ख़राब करना शुरू कर देता है। वो दूध के दांत होते हैं, वो संगमरमर की तरह होते हैं, और वो उन्होंने ख़राब होना है एसिड की वजह से। और फिर उसके बाद आने वाले दांतों के लिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें आने वाले दांत भी जो परमानेंट दांत है वो भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे में आपने जो बताया ना कि बच्चे आगे आगे करके भाग जाते हैं ब्रश, तो मेरा भी बेटा 5 years old माशाल्लाह, तो वो उनका भी यही था कि करते और भागना, कहते वापस चलो, आपने जो है साइड ब्रशिंग नहीं की, तो उनका वापस हैबिट आपको बनाना पड़ती है। ऐसा ही है। वंस ही इज़ हैबिचुअल, अब वो करता है उसको और उसको आदत बन गई है। तो ये जो ब्रशिंग हो तो यकीनन बहुत ज़्यादा बेसिक है। बड़ों में जो कैविटीज़ होती हैं और फिर आपको रूट कैनाल्स वगैरह कराने पड़ते हैं, वो बेसिकली आपको कब पता चलता है कि ये आपको उस डॉक्टर के पास लाजमी जाना है? बहुत सारे लोग होते हैं कैविटीज सालों कैरी कर रहे होते हैं, फिर वो एक दिन मुंह सूजा होता है तब जाते हैं डॉक्टर के पास भाग के। तो ये इसका क्या तरीक़ाकार होता है, कब जाएं और ये क्यों हो जाती हैं? देखिए, मैं ज़रा इस मॉडल पे आपको समझाना चाहूँगा। जी ज़रूर। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे वहाँ जो सबसे गलत कॉन्सेप्ट है ना, जो आम पब्लिक में, कि डेंटिस्ट को विजिट ही नहीं किया जाता है। जी देखिए, दुनिया भर में रिकमेंड होता है 1 in a year एक दफ़ा आप डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करें। अच्छा, उस विजिट से क्या होता है, कोई भी इनिशियल प्रॉब्लम शुरू होता है वो वहीं पे एक्सप्लोर हो जाता है और वो ट्रीट हो जाता है। अब ये दांत आपको एक नज़र आ रहा होगा, एक छोटा सा समझाने के लिए मॉडल है। कोई भी कैविटी होती है, जैसे समझ लें ये चबाने वाला सरफेस है जिसको हम ग्लूजल सरफेस कहते हैं, ये पीछे वाला दांत है मोलर्स। यहाँ कोई भी स्टार्ट हुआ, छोटी सी कैविटी फॉर्मेशन हुई, अगर आप डेंटिस्ट को विजिट कराएंगे वो यहीं पे डिटेक्ट कर लेगा, एक्सप्लोर कर लेगा और उसको ट्रीट कर देगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अब ये शुरू में स्टार्ट हुआ है तो ये पहली जो लेयर होती है ना, ये इसको एनामिल कहते हैं, पहले ये इसको डैमेज करेगी, उसके बाद सेकंड लेयर डेंटिन पे जाएगी। अच्छा, यहाँ जब डेंटिन और इसके दरमियान होगी तो हल्का हल्का आपको ठंडा गर्म ये होगा, लेकिन वो जब डायरेक्ट नर्व को उस पर जाके टच करेगी वो कैविटी आपने कैरीज, तो फिर आपको सीवियर पेन होगा, जो आप कह रही हैं मुंह सूज जाता है। देखिए, यहाँ पे एक इनिशियल ट्रीटमेंट बहुत ही सस्ता होता है। आजकल आपको पता है कितनी इन्फ्लेशन है इकनॉमी की जो सूरत हाल है। मैं ये इस आम पब्लिक को इस तरह से कहना चाह रहा हूँ कि इसको फॉलो करें डॉक्टर की एडवाइस को। आप छोटी सी कैविटी को जब फिल करा लेंगे ना, तो बहुत ही एक नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। अगर आप नहीं कराएंगी, वो आगे बढ़ेगी, वो रूट कैनाल पे गई, समझें वो आपकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट डबल से 5 times ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, लोग अमूमन ये कहते हैं भाई फिलिंग्स विलिंग्स कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता, निकल जाती हैं वो? नहीं, अमूमन नहीं निकलती हैं।
कभी कभार ओकेजन उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना कि पेशेंट खुद कितनी केयर कर रहा है, कौन सा, तो ये कॉन्सेप्ट बना के कि फिलिंग निकल जाती है हम ट्रीटमेंट ना कराएं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। फिलिंग करानी चाहिए, बाज़ दफ़ा निकल भी जाती है लेकिन वो दोबारा रीफिल हो जाती है, क्योंकि अगर ना कराने से आप नहीं कराएंगे तो आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा और आपका ये हेल्दी टूथ जो है ये बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। फिर आप सोचिए अगर आपका एक दांत निकल जाता है फिर आप क्या कराएंगे, उसको इम्प्लांट कराएंगे, वो उससे तो 100 टाइम्स ज़्यादा महंगा है जो एक छोटी सी फिलिंग आप करा रहे हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप वंस इन ईयर, साल में एक दफ़ा ज़रूर डेंटिस्ट को विजिट करें, जो भी प्रॉब्लम हो उसको वहीं पे आप डिटेक्ट कराएं, ट्रीटमेंट कराएं। दूसरा डॉक्टर साहब जो कह रहे थे बच्चों का, देखें जिस बच्चे के मुंह में दांत आ जाता है 6 मंथ में बच्चों के दांत आने शुरू हो जाते हैं, जिस बच्चे के मुंह में दांत आ जाए उसको ब्रशिंग जो है वो रिकमेंड होती है। 6 month above भी? मैं उसका बता रहा हूँ। अच्छा। 6 मंथ के बच्चे को ब्रश नहीं होता है, 6 मंथ के बच्चे को वही माँ का जो डॉक्टर साहब कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये है कि कॉटन गॉज जो आता है, कॉटन आती है मलमल का कपड़ा, वो उंगली में लपेटें, जब आप उसको रात को फीड करा दी या फीडर आपने दे दिया उसके बाद उससे आप साफ़ करें, ठीक है, ये ज़रूर करना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, लोग क्या समझते हैं कि मुंह का सिर्फ दांती पार्ट है, आपकी जो टंग है उस पर भी ब्रश करना चाहिए, ठीक है। आपके अब तो बहुत अच्छे ब्रशों के अंदर स्टेपर्स और क्लीनर्स आ चुके हैं, या ब्रश जो होता है उसके ब्रिस्टल्स, वही पहले आप गम्स को करें, टीथ को करें, उसके बाद आप टंग पे मारें। मुंह आपका जो है याद रखिएगा कोई भी इन्फेक्शन के लिए ये आपका एंट्री गेट है, जहाँ से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके शुरू होते हैं। तो आपका जब ये एंट्रेंस जो है ये सही रहेगा, प्रॉपर क्लीन रहेगा, जब आप बीमारी को यहीं रोक रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह आगे नहीं बढ़ेगी। सही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप क्विकली ये भी बता दीजिए डॉक्टर साहब, बच्चों को कब से ब्रशिंग स्टार्ट कराना चाहिए? देखिए पहले जो अगर 6 मंथ है ब्रशिंग तो नहीं रिकमेंड होती है, आपने जो मैंने बताया हाँ, वो गॉज कर जो लिया, लपेट फिर ब्रश के कब जब दें? बच्चों के पूरे दांत दूध के निकल ही आते हैं, वो तकरीबन 6 ईयर्स में तकरीबन निकल ही आते हैं, ठीक है, 6 मंथ से शुरू होते हैं, फिर तो वहाँ से आप बिल्कुल उनको 2.5 साल की उम्र से बच्चों को आप ब्रशिंग की हैबिट डालिए। देखिए बेसिकली होता है क्या, ये हैबिट डालना होता है। सही बात अगर आप बच्चे को 2.5 साल 3 साल की उम्र में हैबिट नहीं डालेंगे, वो 6 साल में भी, 8 साल में भी, 10 साल में भी नहीं करेगा। एक बच्चा बिल्कुल एक मोल्ड होता है, जहाँ उसको होता है ना, जिधर आप उसको करना चाहें तो बिल्कुल उसको बिल्कुल ऐसे। 2.5 साल अब तो इतने अट्रैक्टिव ब्रशेज आ गए हैं, बच्चों के कार्टून कैरेक्टर्स वाले आ गए हैं, टूथपेस्ट में इतना फ्लेवर आ गया, इतनी चीज़ें आ गई कि आपको उनको हैबिचुअल करने में, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी टिप दी कि भाई कोई म्यूजिक लगा दें, कुछ लगा दें, टाइम ड्यूरेशन के लिए भी आपको टिप मिल गई। अच्छा, होता क्या है कि ठंडा गर्म लगना ये एक बहुत बड़ा मसला है, सेंसिटिविटी जिसको हम कहते हैं, ये किस तरह से कम हो सकती है और इसकी वजूहात क्या होती हैं, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जाने से पहले जैसे हमने कहा था कि सेंसिटिविटी पे बात करेंगे कि जो ठंडा गर्म लगना होता है ये इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कहते हैं कि भाई टूथपेस्ट आते हैं जो कि इसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आप वो बरसा बरस भी इस्तेमाल करें तो मुझे नहीं लगता कि उनसे शायद कोई फ़र्क पड़ता है। और ये होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं एंड हाउ टू कंट्रोल दिस? अभी हमने ब्रेक से पहले दांतों के बारे में बात की, लेकिन मैं मुंह पे जितनी मैंने रिसर्च की है, जितनी मेरी प्रैक्टिस है, मैं मसूड़ों का जो एलिमेंट है, जो गम्स हैं, उनका रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ मुंह में एज़ कम्पेयर टू दांत। सही। जब तक आपके मसूड़े हेल्दी हैं आपके दांत हेल्दी रहेंगे। आपके दांत जितने साफ़ हों, जितने कैविटी फ्री हों, लेकिन आपके मसूड़े ख़राब हैं तो वो ठीक नहीं रह सकते। आजकल पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कॉमन मुंह की बीमारी है वो मसूड़ों के थ्रू जरासीम दांतों तक जाना है। हमारे मसूड़े और दांतों के बीच में कनेक्शंस होते हैं 3-4 किस्म के, उनके थ्रू वो जरासीम दांतों तक जाते हैं। तो आपने मसूड़ों का ख्याल रखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने सेंसिटिविटी की बात की, मसूड़े रिसीड होना शुरू होते हैं, नीचे जाना शुरू होते हैं या ऊपर जाना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत बेपर्दा हो जाते हैं। बेपर्दा होने के बाद जब पानी गर्म या ठंडा उन दांतों को लगता है तो एक करंट जैसी तकलीफ होती है, उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। अब उसका इलाज एक तो उम्र के साथ जो एजिंग के साथ होता है रिसेशन, वो तो फिजियोलॉजिकल है, और एक होता है पैथोलॉजिकल, यानी कि जो हम खुद कभी कभार रगड़ते हैं, सारा गुस्सा मसूड़ों पे निकालते हैं, या फिर हम दांतों को आपस में मारते हैं, या फिर तेज़ाबियत की कंप्लेन होती है, ये सारी मिक्स तरीके से, या फिर हम नाखून और पेंसिल वगैरह हम चबाना जब, तो इन चीज़ों से जब मसूड़े रिसीड होना शुरू करते हैं तो फिर ठंडा गर्म की कंप्लेन बढ़ जाती है। फिर इसका इलाज आपने बताया कि टूथपेस्ट है। अब आप सोचें कि कोई दवाई आप ज़िंदगी भर लेते रहें तो एक टाइम आएगा कि उसका असर ख़त्म हो जाता है, राइट, उस दवाई का।
तो आपने वो भी एहतियात से यूज़ करना है। और डेंटिस्ट के पास जाके रिकमेंडेशन है, हम खुद मेडिकेटेड टूथपेस्ट ना यूज़ करें तो बेहतर है। आपने डेंटिस्ट के पास जाना है, इस बहाने आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, 500 से 300 रुपये कंसल्टेशन होती है। हम इतने के रोज़ाना कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। कहाँ तो होती है कंसल्टेशन? 300 आगा खान में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगा खान की नहीं, कंसल्टेशन ही 3500 नहीं, से ऐसा 4000 रुपये आप ना जाए। कंसल्टेशन आगा खान एक अकेला इदारा, आगा खान जब नहीं था तो क्या इलाज नहीं होता था? तो दूसरे क्लिनिक्स भी हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। सर जिस इदारे से ताल्लुक़ है वहाँ पर, वो तो गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ तो इससे भी कम है फीस। तो आपने कंसल्टेशन लेनी है वहाँ जाके, और वहाँ इन इदारों में सामान की सफाई का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। जैसे हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे स्टरलाइजेशन का, आपने बस ये चीज़ देखनी है कि सामान साफ़ है, जो आपके मुंह से, जो पाउच से निकल रहा है वो एक सील्ड पाउच हो, उससे सामान निकल रहा है और आपके मुंह में जाए, आप चेक करवाएं। अगर आपने साल में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई करवाई, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, मसूड़ों की सफाई, दांत की सफाई पर मैं स्केलिंग का लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पर। मसूड़ों की सफाई अगर आपने साल में एक दफ़ा करवाई तो आपकी जो पैथोलॉजिकल रिसेशन है, जो गंदगी की वजह से होती है, सही, वो कम हो। अच्छा, मसूड़ों की सफाई डेंटिस्ट ही करेंगे या आप ब्रशिंग वगैरह से देखिए, ब्रशिंग तो आपने 2 टाइम करनी है। हाँ। इसमें मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि आपके पास अगर गाड़ी है और ड्राइवर है और वो रोज़ाना सफाई करता है, तो हम जो वर्कशॉप पे जाके 3 महीने में एक दफ़ा सफाई करवाते हैं, क्योंकि उनके पास वो औजार होते हैं जहाँ ड्राइवर का हाथ नहीं पहुँचता, राइट? सही सही तो वो नज़ारों से उन गंदगी को साफ़ करेगा डेंटिस्ट, जब आप साल में एक दफ़ा जाएंगे। सही। तो उससे वो जो पैथोलॉजिकल रिसेशन होती है, मसूड़े जो वज़न की वजह से, उस गंदगी की और उस जरासीम की वजह से जो नीचे जाते हैं, ठीक। वो कम होगा। अच्छा, उमूमन ये भी कहते हैं स्केलिंग पॉलिशिंग करा ली तो भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, एनिमल जो है, आप जैसे कह रहे थे कि वो मुतासर हो जाती है, तो क्या ये ऐसा होता है स्केलिंग पॉलिशिंग की वजह से या मैं नहीं? डॉक्टर साहब की थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊंगा। जल्दी जल्दी चीज़ें करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, गम डिजीज़ जो होता है ना, एक तो ये होता है एज फैक्टर की वजह से मसूड़े रिसीड करते हैं, या फिर कोई सिस्टमिक डिजीज़ है उसकी वजह से भी उसमें मसूड़े, या फिर पैथोलॉजिकल वहीं लोकल काज होता है, जैसे प्लॉक वगैरह जम गया, उससे जो है मसूड़ों ने रिसीड करना शुरू कर दिया, श्रिंक करना शुरू कर दिया, सही। तो वो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू उसकी होती है। दूसरा आपने सवाल पूछा है कि स्केलिंग और पॉलिशिंग से, नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। सेंसिटिविटी बात ये कि कितना प्लॉक जमा हुआ है उसको रिमूव कर रहे हैं, वो कुछ दिन के लिए होती है, टेम्परेरी, ठीक है। फिर गम्स हील होके उसके ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली जो नीचे एक लेयर होती है जिसको हम सीमेंटम कहते हैं, जो जड़ के अंदर होती है, वो मसूड़ा उसको कवर किए हुए रखा हुआ होता है। जो डॉक्टर साहब ने कहा कि उसके ऊपर पर्दा होता है, वो पर्दा इस वजह से हटता है, वहाँ पे प्लॉक जमा, वो पर्दा हट गया। जब आप उस प्लॉक को रिमूव कर देते हैं, जो भी फॉरेन वहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं उनको हटा देते हैं, तो वो पर्दा दोबारा उस जाके लेयर के साथ लग जाता है। तो फिर ये जो प्रॉब्लम होता है वो टेम्परेरी होता है, हफ्ता 10 दिन के लिए होता है, फिर वो सही हो जाता है। वो भी हर केस में नहीं, बात सर्टेन। मैंने ये स्केलिंग का वर्ड इसीलिए प्रोग्राम्स में यूज़ करना बंद कर दिया क्योंकि एक स्टिग्मा बन गया। हम इसे स्केलिंग नहीं कहते, अब इसे हम गम ट्रीटमेंट कहते हैं या डीप क्लीनिंग कहते हैं। तो गम ट्रीटमेंट और डीप क्लीनिंग अगर आपने करवा ली, क्योंकि स्केलिंग को ये कहा जाता है कि अब ये दांत कमज़ोर करने का एक फिनोमेना है, हालांकि ऐसा है नहीं, हालांकि ऐसा है नहीं। हम इसे पहली ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक हम इसी बारे में पढ़ते हैं। हमें पहली चीज़ यही सिखाई जाती है कि आपने सफाई कैसे करनी है दांतों की, डेंटिस्टों को यही सिखाया जाता है स्कूलों में। मैं आपको ये बता दूं कि मसूड़ों की सफाई लाजमी है। अब अगर मसूड़ों की सफाई आपने नहीं करवाई, स्पेशली उन लोगों ने जिनको बीमारियां हैं, शुगर वगैरह या फिर दूसरी सिस्टमिक डिजीज़ है, तो वो जो जरासीम मुंह से बॉडी में जा रहा है, वो ना शुगर को कंट्रोल होने देगा, ना वो आपकी कार्डिक हेल्थ को बेहतर करेगा। दिल के कितने अमराज हैं जो कि उस मुंह के जरासीम की वजह से बढ़ जाते हैं और नालियों को बंद कर देते हैं। तो अब तो रिसर्च ये कहती है कि मुंह की सेहत और मुंह के जरासीम पूरे बॉडी से कनेक्ट, आप उसी के थ्रू तो पूरी बॉडी में डाल रहे हैं ना, कि आप वो सबसे पहले तो यहाँ से गुजरा, अब च्यू करने का जो कहा गया, अच्छा चबाओ छगाओ डाइजेशन होती है, तो अब रिसर्च से साबित हो रहा है कि दिल की प्रॉब्लम्स भी हैं, एंड देन सो ऑन। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सारा बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम। सारा, कैसी हैं आप? मैं ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब से मैंने सिर्फ पूछनी थी कि मार्केट में इलेक्ट्रिक ब्रशेस भी आ चुके हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक ब्रशिंग जो सादा ब्रश के थ्रू मैनुअली करते हैं वो ज़्यादा बेटर है या इलेक्ट्रिक ब्रशिंग ज़्यादा बेटर है? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये कहते हैं कि दूध पीना आपके दांतों को ज़्यादा सेहतमंद रख सकता है, तो जो लोग दूध नहीं पीते वो क्या अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं? सही, थैंक यू सो मच सारा फॉर कॉलिंग। बड़े दोनों अच्छे सवाल हैं, बहुत वैलिड है। बताइए पहले, इलेक्ट्रिक ब्रशिंग या नॉर्मल मैनुअल? देखें, इलेक्ट्रिक ब्रशिंग आप बिल्कुल यूज़ कर लीजिए, लेकिन जो मैनुअल ब्रशिंग होती है, जितना प्रॉपर वो क्लीनिंग करती है वो इलेक्ट्रिक नहीं करता है, ठीक है। ब्रशिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि दांत के जितने भी सरफेसेस हैं, ठीक है, दांत में उम्मीद 4 सरफेस होते हैं, एक चबाने वाला होता है, एक सामने वाला होता है, एक इस साइड वाला, इस साइड वाला और अंदर का।
ये सरफेसेस आपके साफ़ होने चाहिए। दांत पे कोई भी फॉरेन बॉडीज़ नहीं रहनी चाहिए जब आप, या कोई फूड डिब्रिज नहीं रहनी चाहिए जब आप ब्रशिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो इसको जो हम इंटरडेंटल स्पेसेस कहते हैं दो दांतों के दरमियान, इसको आप फ्लास से साफ़ करें, ठीक है। फिर इंटरडेंटल टूथब्रश आते हैं, उससे साफ़ करें। बेसिकली आपका तरीका भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपका तरीका सही होना चाहिए। हमारे वहाँ लोगों को टाइमिंग नहीं पता कितनी देर करना चाहिए, दूसरा उनको तरीका नहीं पता है कि किस तरीके से ब्रश करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया इलेक्ट्रिक ब्रश आया क्यों है। देखें, ये कुछ हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं जो, ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश उनके लिए बनाया गया था। सही। तो क्योंकि उनको टेक्निक नहीं पता, वो थोड़ा सा टेक्निक को गाइड करता है। ठीक है। अदरवाइज जो बेस्ट सर ने जैसे बताया कि आप मैनुअली करें, और डंडा जो है ठीक डंडा, रहेगा। दिस इज अ डंडा एंड ये ब्रश मैं सर से ये गिफ्ट ले रहा हूँ आज। ये सोवेनियर है, पहले तो इस ब्रश का बताएं। नहीं बनवाया नहीं, बल्कि सोवेनियर है। दूसरा चीज़ ये है कि डॉक्टर साहब ने जो कहा कि वो स्पेशल जो लोग होते हैं या बच्चे होते हैं उनके लिए जो है इलेक्ट्रिकल टूथब्रश होता है, और वैसे मैनुअल सबसे बेस्ट होता है। सही जी, कुछ कह रहे थे आप। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैनुअल ब्रशिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सर ने फ्लॉस का जिक्र किया, फ्लॉस करना है, टूथपिक यूज़ नहीं करना है। टूथपिक फिर वो मसूड़ों पे एक किस्म की अजियत होती है। और टूथपिक, और फिर उसके बाद अब नया शुरू हुआ है, 50 की नोट ले ली, 100 की नोट कड़क कड़क ले ली, वो शुरू कर दी। और डंडे निकाल लिए, नोटों में कितने इन्फेक्शंस होते हैं, ये पूरी रिसर्च। प्लांट से डंडे निकाल लिए, और उसके बाद वो पौधों से निकाल के शुरू हो गया, तीली को पतला कर लिया। एग्जैक्टली। तो फ्लॉस यूज़ करना है, फ्लॉस बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और जो दांतों के बीच में जो जरासीम जमा हो जाते हैं, स्पेशली जब हम कोई प्रोटीन वगैरह लेते हैं, तो वो बड़े मज़ेदार तरीके से वो जरासीम हमारे मुंह में जो मौजूद होते हैं, इस वक्त सबके मुंह में मौजूद हैं, जितने लोग हैं यहाँ पर, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि प्रोटीन आ गया है मुंह में। तो जब वो प्रोटीन आता है तो वो एक मिलाप करता है जरासीम उस प्रोटीन के साथ जाके, और तेज़ाब ऐसे बनाता है, और तेज़ाब हमारे दांतों के लिए ठीक नहीं है। दूसरा सवाल भी किया था एक और वो सवाल नहीं, उन्होंने ये पूछा था कि दूध का इस्तेमाल जो यस, दूध, हाँ। असल में देखें उसके अंदर विटामिन डी होता है जो बहुत अच्छी होता है, स्पेशली बोन्स के लिए और दांतों के लिए। पीना चाहिए। जो नहीं पीते वो क्या करें उस वक्त? अब नहीं पीते तो फिर यही है कि यही वाला डंडा उठाइए और पिलाइए उनको। उस फोर्स में मैं भी शामिल हूँ, दूध चोर वाली। नहीं, स्पेशली फीमेल्स को तो वैसे भी लेना चाहिए, और भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दांतों की हेल्थ के लिए जब बच्चा, जाहिर सी बात है, जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो विटामिन दांत के लिए और बोन के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये दूध का सवाल आ गया बच्चों को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साथ साथ, तो ये कहते हैं व्हाट इज़ द राइट टाइम, नाइट टाइम में किस वक्त आखिरी टाइम दूध देना है बच्चों को? क्योंकि अभी रीसेंट स्टडीज़ में मैंने ये भी पढ़ा कि जो आखिरी वक्त तक बॉटल ठुसा के पिला देते हैं और बच्चे को लिटा देते हैं, वो भी गलत है, ना करें, वरना बच्चे क्योंकि वो दूध पीते हैं और फिर उसको पीते पीते सो जाते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस 2.5 साल की या उम्र बड़े जो बच्चे हैं उनको आप शाम में पिला दें, मैंने ये रिसर्च में पढ़ा, आप उनको नाइट टाइम में ना दें, क्या है ये फीडिंग टाइम? के लिए दूध की बोतल फीड करने के लिए 2.5 साल से उम्र को एक्सीड नहीं करना किसी भी हाल में। बड़े बच्चों का मैं पूछ रहा हूँ। और बड़े बच्चों को आपने दूध की बोतल नहीं देनी है, आपने गिलास में दूध पिलाना है बच्चे को, और उसमें एडिबल्स ऐड नहीं करने। ठीक है। जो हम टेस्ट के लिए एडिबल्स ऐड करते हैं, एडिबल नहीं, तो आपने वो जो एक शरबत है जिसका नाम हम नहीं लेंगे, शरबत डाल लो, वो या शरबत चॉकलेट डाल वाला दिया, वो फिर जो वो एग्जैक्टली पाउडर आता है वो वो डाल के वो जितना देखें, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर इनटेक बढ़ जाएगा ना, मैंने जैसे बताया फ्रीक्वेंसी, आपने जो फौज मुंह में है उसको टाइम देना है लड़ने के लिए, कि जितनी हम चीज़ें खा रहे हैं उन पे एक लोड जो डाल रहे हैं ताकि वो लड़ लें आराम से। अगर हम उनको इंगेज रखेंगे, बिजी रखेंगे, कि एक मीठा खाया फिर थोड़ी देर बाद फिर मीठा खा लिया, तो वो फौज बिजी रहेगी और फिर वो फौज अल्टीमेटली हार जाएगी, इट विल लीड टू कैविटी। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने पर रहम खाना है। कितनी देर पहले दे दें आप बच्चों को? सोने से पहले, शाम में दे दें या आप सोने से पहले उनको पिलाते हैं अगर आप प्लान, लेकिन उसके बाद आपने कुछ टाइम के बाद फ़ौरन नहीं, कुछ टाइम के बाद न्यूट्रलाइज करवा के, मुंह को न्यूट्रलाइज कैसे करवाएंगे? रिंस करवा के फिर आपने सुला देना। माउथ वॉश भी करा सकते हैं? माउथ वॉश करा सकते हैं, डिपेंड करता है कि माउथ वॉश आपने डेंटिस्ट से लिखवाया है या खुद आपने प्रिस्क्राइब किया है। चलें ठीक है, इस पे भी बात करेंगे। मैं थोड़ा सा और डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। अगर बच्चे के दांत आ चुके हैं तो फिर आपने उसको रिंस नहीं, उसको ब्रशिंग करानी है। ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा ना, जिस बच्चे के, इंसान के मुंह में दांत आ चुके हैं उसके लिए ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है, तो लाजमी ब्रश कराएं। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है कि लोकल फैक्टर होता है ना प्रॉब्लम का। अब अगर आप दूध दे रहे हैं तो कम से कम उसको 1 घंटे आधे घंटे पहले दें ताकि वो डाइजेस्ट भी हो जाए। ठीक है, और आप ब्रशिंग भी करा लें, टाइम मिल जाए उसके बाद बिफोर यू आर गोइंग टू बेड, ये तो दुनिया भर में रिकमेंड होता है कि आपने ब्रश करा। सही। हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जाने से पहले हम बात कर रहे थे तो ब्रशिंग की बार बार बात हो रही है। दूसरी तरफ ये कि हमने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, साथ साथ एक ये बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता है कि जब लोग ब्रशिंग तो यकीनन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना उसको साफ़ रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपके टूथ को हेल्दी रखती हैं, आपके गम्स पे जैसे भी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं उनको हेल्दी रखती हैं और आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए? और मुझे अभी याद आया कि हम माउथ वॉश कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि जाने से पहले मैंने कहा था कि सिलेक्शन ऑफ माउथ वॉश जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या चीज़ देखना चाहिए? अच्छा देखें, सबसे पहले तो आप शुगर का इंटेक आपकी बॉडी में कम होना चाहिए, स्पाइसी नहीं होना चाहिए, ये जो आपके मसूड़ों को भी ख़राब करते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी ख़राब करते हैं। माउथ वॉश में देखें, फ्लोराइड और क्लोरहेक्सिडीन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये माउथ वॉश के अंदर ज़रूर होना चाहिए। फ्लोराइड ये है कि आपको जो ठंडा गर्म का प्रॉब्लम कह रही थी या कोई ऐसी डिके का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करता है। दूसरा क्लोरहेक्सिडीन जो है वो मुंह के अंदर अगर आपको कोई मसूड़े में इन्फेक्शंस वगैरह हो रहा है तो वो भी लोकली उसका एक रोल होता है कि वो प्रिवेंट करता है। सही। ग़िज़ाएँ कौन सी खा सकते हैं? ग़िज़ाएँ फल खाने जितने आप नेचुरली आपको अवेलेबल हैं, मौसमी फल वो आपने यूज़ करने हैं, वेजिटेबल्स यूज़ करने हैं, और दूध का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल, फ़िश का इस्तेमाल, आपने ये तमाम चीज़ें हैं जो कि दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश जूसेस आप जितना हो सके पिएँ, सोडा से अवॉइड करें, जितना हो सके आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपने अवॉइड करनी है। चॉकलेट्स देखें, चॉकलेट्स का थोड़ा सा मेरा एक कॉन्सेप्ट अलग है। चॉकलेट्स आप बच्चों को दें, उससे डिप्राइव ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी जिस चीज़ को क्रेव करती है आपको वो देना है उसको, बच्चे को। और लेकिन उसका तरीका ये कि अगर 10 किलो मिठाई घर में पड़ी हुई है और फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ और बच्चे को देनी है, आप एक साथ दे दें सारी उसको, आपने उसको ब्रेक्स में नहीं देने, आपने फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ानी। मैंने फिर आपको बता रहा हूँ, आपने पीरियड्स में नहीं देना, आपने जितनी मिठाई उसको देनी है एक साथ लाए, थोड़ा सा वेट करवाएं और जाके ब्रशिंग करवा लें, ताकि मुंह में जो चीज़ें एसिड जमा हो रहा है वो न्यूट्रलाइज हो गया। किसी भी चीज़ से डिप्राइव बच्चे को नहीं रखना। यस, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है चॉकलेट प्रॉब्लम नहीं है, आप चॉकलेट के बाद उसको जो सफाई नहीं करवा रही ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अमूमन कॉन्सेप्ट क्या है जी, तुम बहुत चॉकलेट खाते हो तुम्हारे दांत खराब। चॉकलेट बहुत नहीं खाती हैं आप, हमेशा खाती हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हमेशा एंड बहुत का मसला नहीं है, लेकिन चॉकलेट ज़्यादा खाने से कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से जैसे शुगर की बीमारी है, मीठा ज़्यादा खाने से शुगर नहीं होता, वो इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने हमेशा नहीं खाना मीठा, आपने खाना है। अगर आपकी बॉडी किसी चीज़ को क्रेव कर रही है तो आपने वो ज़रूर लेना है, क्योंकि उस चीज़ की आपकी बॉडी में कमी है जब भी वो क्रेव। ठीक है, एक कॉलर भी आ गए, आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, उनका सवाल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा, कैसी हैं आप? फरमाइए, क्या पूछना चाहती हैं? जी मैं ठीक। मेरा सवाल ये था कि जब मैं कुछ मीठा खाती हूँ ना तो मेरे दांत में फौरन से दर्द होना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा शदीद दर्द होता है। ठीक क्या है। वजह है उसकी? मीठा खाते हैं तो दर्द बहुत होता है। देखिए, आपको जो है एक डेंटिस्ट को विज़िट करना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि साल में एक दफ़ा ज़रूर जाके दिखाएं। सही। मीठा खाने के दर्द की वजूहत दो हो सकती हैं, या तो आपको गम से प्रॉब्लम है या फिर आपके दांत तो किसी दांत के अंदर कैविटी है। ठीक है, तो अगर आप डेंटिस्ट को विज़िट कराएंगी तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और डायग्नोस कर लेगा और आपको वहीं पर ट्रीटमेंट बता भी देगा और कर भी देगा। तो आप प्लीज़ जाके ज़रूर डेंटिस्ट को दिखाइए ताकि वो बताए कि कॉज क्या है, मेन कॉज क्या है। सही। अच्छा, वो वो आप डॉक्टर कुछ ऐड कर रहे थे? जी हाँ, मैं वो ऐड ये कह रहा था कि आपकी जो आपने कहा था, सॉरी, खाने पे उस पर तो अक्सर जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं उनका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब इस बच्चे को कहें चॉकलेट ना खाए। तो मैं कहता हूँ हमेशा वो चीज़ करें जो आप कर सकते हैं। मेरा पेरेंट्स को ये होता है जी। कभी भी आप बच्चे की चॉकलेट्स कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखें, हमने क्या करना है, बच्चा चॉकलेट्स को खाने दीजिए, उसको आप रोक नहीं सकते। इस वजह से आपकी फैमिली में, दोस्तों में, हर जगह आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, पता चला कज़न्स तो आपके खा रहे हैं, आप उसको कैसे रोकेंगे? इम्पॉसिबल है। लेकिन टूथ ब्रशिंग हमेशा मेरे रिकमेंडेशन ये होती है कि रात को सोने से पहले बच्चे को लाजमी टूथ ब्रशिंग कराइए और सुबह नाश्ते के बाद, ये 2 टाइम लाजमी कराइए। जो चीज़ आप कर सकते हैं, तो आप चॉकलेट नहीं रोक सकते, इम्पॉसिबल सी बात है कि आप बच्चे को चॉकलेट नहीं दे रहे, तो आप बिल्कुल चॉकलेट खिलाइए, लेकिन आप अपना काम कीजिए। ये नहीं कि बच्चा आपका काम करे, आपका काम यह है कि बच्चे को एडवाइस करना, उसको सुपरविजन में टूथब्रश कराना। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज हम यही देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बेसिक जो आपके दांतों को, आपके गम्स को हेल्दी रखता है, अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग करें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और मुंह को साफ उसी तरह से रखें, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि किसी की भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सफाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जब तक अपने मुंह को, दांतों को साफ नहीं, बहुत अच्छे आपने कपड़े पहन लिए, आपके
जो है गंदे से दांत हो या आपके मुंह से गंदी सी स्मेल आ रही हो तो आप अच्छे नहीं लगेंगे, लोग आपके इर्द गिर्द जो है वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपका जो पर्सनैलिटी है वो इंप्रेसिव नहीं रहेगी। तो आप अपने दांतों का ख्याल रखें, अपने मुंह का ख्याल रखें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो जैसे डॉक्टर्स ने बार बार कहा कि एक विज़िट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली हुसैन साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब आपकी वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे, रमशा कमर टीम को दीजिए इजाज़त। आपसे कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।